स्टार्ट। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी साथियों का स्वागत है सत्यादि सिनेमा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है सुपर संडे और संडे की इस महामैराथन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जो है विदित होगा कि आज हम आत्मकथा और जीवनी इनकी थ्योरी क्लासेस पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, सुपर संडे है तो संडे को कुछ अलग है, कुछ खास है और एक अलग एहसास है। आज हम जो हमारी गद्य की विधाएं चल रही थी एप्लीकेशन पर, थ्योरी क्लासेस की जो चल रही थी, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और हम पढ़ेंगे गद्य की विधाएं। जी हाँ दोस्तों, गद्य की विधा में दो विधा आज हम ऐसी है जो कि आज ही पढ़ेंगे और आज ही समाप्त कर लेंगे। कल और परसों में उनके क्वेश्चन भी लगा लेंगे, यानी विथ प्रैक्टिस ये दोनों टॉपिक आपके जो है कंप्लीट हो जाएंगे, आत्मकथा भी और जीवनी भी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अन्नू, रंजना, उमेश, रजनी, विनोद, सुरेंद्र, अंजू, MS वर्मा, गायत्री, सोनम, ओम कुमार, ओम कुमारी, पाटीदार जी, सोनम, अनिल जाटव, रीता, प्रतीक, सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि आज के टॉपिक में हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं। दो चीजें कौन कौन सी है? एक तो जीवनी है और एक है आत्मकथा। और ये तो दिख ही रहा होगा आपको, स्पेशल थ्योरी क्लासेस है ये, यानी थ्योरी क्लासेस की यहाँ पर बात हो रही है। वर्ग 2 विशेष है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो जल्दी से सभी साथी इस क्लास को थोड़ा सा समय निकालें और शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जितने भी ग्रुप हैं, एक ही निवेदन रहेगा कि आज की क्लास भले ही बाद में, लेकिन आपके पास जितने भी ग्रुप बने हैं उन ग्रुप में जरूर शेयर करें। चलिए शुरुआत करेंगे। आगे हम पहले बात आत्मकथा की करेंगे, आत्मकथा के बाद हम जीवनी पढ़ेंगे, जितने भी प्रश्न आज तक आए हैं उनकी बात करेंगे और सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। तो हो जाइए तैयार, थ्योरी क्लासेस रहेगी आज। आज MCQ की क्लास नहीं है, आज हम थ्योरी क्लासेस है। तो पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर आपके डाउट्स अगर होंगे तो उनको लूंगा। शुरुआत करते हैं थ्योरी क्लासेस के अंतर्गत। आज एक ही लेक्चर में थ्योरी आपकी जो है दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। आपको दिखाई देगा सबसे पहले आत्मकथा। हम आत्मकथा की बात सबसे पहले करेंगे। आत्मकथा, अगर इसके बारे में बात की जाए तो आत्मकथा के संबंध में अगर बात की जाए तो दो शब्दों से मिलकर बना है। आत्मकथा आत्मधन कथा से मिलकर बना है और फिर कहलाया आत्मकथा। आइए इसके बारे में थोड़ा देखें। ये शब्द आत्मकथा शब्द में लिखता हूं यहां पर। ये दो शब्द कौन कौन से? आत्म है और एक कथा है। आत्मधन कथा बराबर बन गया आत्मकथा। इसको और अगर बारीकी से जाएं तो आत्म का मतलब होता है स्वयं और कथा का मतलब होता है कहानी। जब व्यक्ति स्वयं के बारे में स्वयं ही पूरी कहानी को निरपेक्ष रूप से किसी प्रकार का एक पक्ष ना लेते हुए लिखता है तो कहलाती आत्मकथा। तो आइए आत्मकथा के बारे में जाने तो क्या हो जाएगा। आत्मकथा का अर्थ है, आत्मकथा शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्वयं की कहानी, स्वयं की कथा या स्वयं की कहानी। जब लेखक स्वयं लिखता है अपने निजी जीवन के बारे में, अपने निजी जीवन के बारे में, लेखन कार्य करता है तो इसे ही आत्मकथा कहा जाता है। लेकिन ये आत्मकथा में याद रखना, तटस्थ होकर विशेष करके याद रखना, निरपेक्षता का होना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें आत्मकथा के बारे में, अगर हम देखें तो सत्य पक्षों का उजागर होना जरूरी है, काल्पनिकता का समावेशन नहीं होना चाहिए, तटस्थ चीजें होना चाहिए, सामान्य चीजें बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना चाहिए। ओके, तो यहाँ आप याद रखिए दोस्तों, मैं
अगर बात करूं आत्मकथा की, तो आत्मकथा के बारे में अगर देखा जाए तो स्वयं की कथा, स्वयं की कहानी, क्योंकि खुद को जो पता हमारे बारे में है वो किसी दूसरे को उतना पता नहीं होता। तो स्वयं की कहानी, जब लेखक स्वयं अपने बारे में स्वयं की कहानी खुद लिखता है, उसे आत्मकथा कहा जाता है। इसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। इसे अंग्रेजी भाषा में ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, ये हमारी आत्मकथा विधा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। छोटी विधा है लेकिन प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। यहां पर आता है, नेट में भी पूछे जाते हैं इसके कुछ प्रश्न। अब हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है, प्रथम आत्मकथा कौन सी मानी जाए? तो प्रथम आत्मकथा का चक्र यहां पर हम करते हैं। यहां से बेसिक बेसिक प्रश्न बनना शुरू हो जाएंगे। प्रथम आत्मकथा, जब भी प्रथम आत्मकथा का जिक्र होता है तो प्रथम आत्मकथा के रूप में बनारसीदास जैन या बनारस चतुर्वेदी की एक विशेष करके जो आत्मकथा है उसका बड़ा नाम लिया जाता है। याद रखना दोस्तों, बनारसीदास जैन ने अर्धकथा या अर्धकथानक लिखी सन 1641 में। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट प्रश्न आप यहाँ पर आ गया है। याद रखना दोस्तों, अर्धकथानक करके लिखी है। यहाँ पर याद रखना ये है अर्धकथा। कुछ जगह पर ये अर्धकथानक लिखा रहता है, एक ही बात है, इसमें मत उलझ जाना, अर्धकथा। कुछ जगह पर यही नाम अर्धकथानक करके दे रखा होता है। मैं दोनों ही लिख देता हूं ताकि आपको परेशानी हो ही ना। अर्धकथानक ये लिखी गई सन 1641 में, सन 1641 में लिखी है। इसकी भाषा कौन सी है? इसकी भाषा ब्रज भाषा है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा में लिखा है ये ब्रज भाषा में लिखी है। ब्रज भाषा में लिखी है, ब्रज भाषा, और पद्य रूप में है ये ब्रज भाषा, पद्य रूप में। ये बड़ा एक डिस्टरबेंस मान सकते हैं आप यहाँ पर कि भाई गद्य रूप में नहीं लिखी, इन्होंने पद्य रूप में लिखी है। और रचनाकार कौन है इसके रचनाकार जो है, इसके रचनाकार जो माने जाएंगे वह बनारसी दास। याद रखना, बनारसी दास जैन जो माने जाते हैं, बनारसी दास जैन। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपका हो गया। याद रखना, लिखी कब है? लिखी है अर्धकथा नाम की आत्मकथा। अर्धकथा या अर्धकथानक दोनों नाम मैंने लिख दिए, दोनों ही सबसे महत्वपूर्ण नाम हो जाते हैं। और यहां से आपका प्रश्न हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट, जब भी आप आत्मकथा पढ़ोगे तो इसकी जिक्र तो जरूर किया जाएगा, इसकी चर्चा तो जरूर 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 होगी। इस जीवनी या इस आत्मकथा की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें विशेष करके ये जो रचना है ना, ये सामान्यतः ब्रजभाषा में है। और ब्रजभाषा में है वो तो ठीक है, लेकिन पद्य के रूप में है। अपने जीवन के 55 वर्षों का इन्होंने वर्णन इसमें किया है। याद रखना, अपने जीवन के बारे में बताया है। प्रथम आत्मकथा का जब जब जिक्र होगा, अब आप सोच रहे ब्रजभाषा में लिखी है, ब्रजभाषा हिंदी भाषा की ही एक उपभाषा मानी जाती है। अब वास्तव में अगर देखा जाए कि कौन सी मानी जाए, कौन सी सबसे सही मानी जाए, तो लगभग 300 साल के बाद हिंदी की विशुद्ध रूप से, क्योंकि पद्य में थी और हम तो गद्य की विधा पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे सिस्टमेटिक, सबसे शानदार तरीके से इसके बाद किसी ने लिखी है, तो उन्होंने लिखी है विशेष करके बाबू श्याम सुंदर दास। किसने लिखी है? बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी की विशेष करके माना जाता है, हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा मान सकते हैं। तो अगला प्रश्न यहां से बन जाएगा, हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा। मैंने प्रथम प्रसिद्ध जोड़ दिया शब्द इसमें, प्रसिद्ध आत्मकथा। भाई ये तो गद्य के रूप में थी, तो हम भाई इसकी तो बात करेंगे नहीं हम। अब आपके सामने आ गया हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा। अब हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा की बात की जाए तो एक कहानी यहाँ पर जो है नाम लिख देता हूं मैं, इनका नाम है मेरी आत्मकहानी। मेरी आत्मकहानी के नाम से कई लोगों ने लिखा है। घबरा मत जाना कि भाई ये क्या है। इसका रचनाकाल देखिए, और इसके रचनाकार देखिए, रचनाकार देखिए। मेरी आत्मकहानी की बात यहां पर की जा रही है। मेरी आत्मकहानी, याद रखना दोस्तों, बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखी है सन 1941 में।
सन 1941 में, और रचनाकार है बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास। तो दो महत्वपूर्ण प्रश्न बन गए यहाँ पर। इनसे पहले जितनी भी आत्मकथा लिखी प्रसिद्ध नहीं हो पाई थी, प्रसिद्ध सबसे पहले यही हुई है। तो यहाँ आपके सामने दो प्रश्न बन गए। ये मेरी आत्मकहानी के नाम से पहले भी कई लोगों ने लिखा है। ओके, चलिए, ठीक है ना यहाँ तक? हाँ, ओके भैया, क्लियर हो गया होगा आपको ये सारी चीजें, मेरी आत्मकहानी और यही चीजें जो बाद में जुड़े सभी साथी एक बार फिर से बता दे कि आज हम जीवनी और आत्मकथा की बात कर रहे हैं। आज हम जीवनी पढ़ रहे हैं, आज हम आत्मकथा पढ़ रहे हैं। ये थ्योरी क्लासेस है दोस्तों, आज थ्योरी क्लासेस आपके सामने है। आज पढ़ने के बाद यानी कि हम डेली एप्लीकेशन पर सुबह 9 बजे जो थ्योरी क्लास पढ़ते हैं, ये उसी का एक पार्ट है, उसी के आगे की क्लास है। और इसके देखें आप, आत्मकथा के बारे में हमने पढ़ा, स्वयं की कहानी प्रथम के बारे में बात कर ली। अब मैं लिखता हूं हिंदी की अन्य प्रसिद्ध आत्मकथाएं जो कि बहुत बार पूछी गई है और बहुत बार आती भी है। तो याद रखिए, अब मैं प्रसिद्ध प्रसिद्ध की बात करूंगा। और यहां पर विशेष करके, हाँ, जानकी देवी बजाज पहली महिला आत्मकथाकार है, इनकी हम बात कर लेते हैं। मेरी जीवन यात्रा लिखी 1956 में, इनकी चलो बात कर ही लेंगे, वो तो हम आगे बढ़ते हैं। तब तो महिला कहानी का आत्मकथाकारों को एक साथ ले लेंगे हम। हेडिंग डालता हूं मैं यहाँ पर, हिंदी की परीक्षा की दृष्टि से, या लिख लेता हूं मैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत लोगों ने लिखी भैया, बहुत लोगों ने लिखी, दृष्टि से महत्वपूर्ण आत्मकथाएं, महत्वपूर्ण आत्मकथाएं, आत्मकथाएं। हिंदी की अन्य महत्वपूर्ण आत्मकथाओं की बात अगर करें कि परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन सी जरूरी रही है, परीक्षा में कौन कौन सी ज्यादा पूछी गई है, आत्मकथाएं। अब आत्मकथा में क्या है, अच्छी बात इसमें है नहीं कि इसमें कौन पात्र होंगे कौन नहीं होंगे, ये तो झंझट ही नहीं है। क्योंकि भाई मैं अपने बारे में लिखूंगा तो मैं उन पात्रों को लिखूंगा जो कि मेरे जीवन से जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ, ये टॉपिक पूरा करवाऊंगा बिल्कुल, मैं इसीलिए तो इसको लिया है। यहाँ पर देखे, यहाँ हम पूरी तरह से देखें तो यहाँ आपको बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि मैंने क्यों आधा किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। यहाँ पर सब कुछ आपके सामने रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े यहाँ पर। तो अब आते हैं प्रसिद्ध आत्मकथाएं। इसमें सबसे पहले जो प्रसिद्ध आत्मकथा है, मेरी आत्मकहानी, इस नाम से बहुत लोगों ने लिखा है। मेरी आत्मकहानी, मेरी आत्मकहानी सन 1941 में है, प्रसिद्ध आत्मकथाओं में शामिल ये भी, ये बाबू श्याम सुंदर दास ने लिखी है। एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है ये, बाबू श्याम सुंदर दास। महत्वपूर्ण आत्मकथाएं, आपको इसके बाद कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सारी महत्वपूर्ण आत्मकथाएं आपको आज करवा दूंगा। यहाँ पे अगली आत्मकथा की बात अगर हम करें तो अगली आत्मकथा सामान्य तौर पर आती है मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा। महिला आत्मकथाकारों को अलग रखूंगा मैं अभी। मेरी जीवन यात्रा 1946 में है, 1946 में है, और ये राहुल सांकृत्यायन जी की है। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, सांकृत्यायन की है मेरी जीवन यात्रा। हिंदी काव्य धारा भी 1946 में ही लिखा था इन्होंने, याद रखे दोस्तों। सन 1947 में सिर्फ लिखी आत्मकथा, सिर्फ आत्मकथा लिखी है सन 1947 में, इस नाम से कई सारी मिल जाएगी। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा, हमारे भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, इनने लिखी है। ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है 1947, सन 1947 से। मेरा जीवन प्रवाह, 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 ये 1948 में लिखी गई है। और ये लिखी वियोगी हरि। वियोगी हरि का पूरा नाम बताइए कमेंट करके जल्दी से, किस किस को पता है वियोगी हरि का पूरा नाम क्या है, कमेंट करके जल्दी से बताइए क्या होगा यहाँ पर। मेरी आत्मकहानी कई लोगों ने लिखी, मेरी आत्मकहानी 1941 ही है, इसमें बिल्कुल डाउट में ना रहे, 1941 ही है, आप बिल्कुल भी ना घबराएं उसमें। मेरी जीवन यात्रा नाम से विशेष करके याद रखना, जानकी देवी बजाज ने भी लिखी है। एक नाम से दो दो यात्राएं हो सकती है, या दो दो ये हो सकती हैं। तो ये नाम से एक और रिपीटेशन हुआ है, और वो रिपीटेशन यहाँ देखने को मिलेगा। मैं लिख देता हूँ नाम यहाँ पर, मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा, इस नाम की एक और
आत्मकथा है, यानी एक नाम से दो दो हो सकती है, ये इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मेरी जीवन यात्रा 1956 में लिखी है, 1956 में लिखी है, और ये जो लिखी है ये है जानकी देवी बजाज, जानकी देवी बजाज, जानकी देवी बजाज। तो एक नाम से दो हो सकती है आत्मकथाएं, रचनाएं, इसीलिए हम भ्रम में ज्यादा पड़ जाते हैं कि क्या होगा यहाँ पर। मेरी जीवन यात्रा नाम से दो हो चुकी भैया, दो रचनाएं हम देखते हैं, दो रचनाएं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। ओके, बढ़ते हैं अब आगे। अब प्रमुख प्रमुख जो है उनकी हम बात कर लेते हैं, जो खास खास उनकी बात कर लेते हैं। जरूरी जरूरी हरि प्रसाद द्विवेदी, बहुत बढ़िया, हरि प्रसाद द्विवेदी, बहुत बढ़िया। मेरी आत्म कहानी चतुरसेन शास्त्री ने भी लिखी है, यानी एक नाम से दो तीन आत्मकथाएं हो सकती हैं। अब ये दिखा ना जानकी देवी बजाज, इनके बारे में आपको याद रखना है। प्रथम महिला आत्मकथाकार, प्रथम महिला आत्मकथाकार। तो जो भाई पहली क्लास अगर सोच के देख रहे हैं कि भाई ये तो थ्योरी क्लासेस है, इससे मेरा क्या लेना देना है, ये पूरी ही करवाई जाएगी। ये क्लास आत्मकथा की और जीवनी की पूरी ही करवाई जाएगी, और आपको ये भी पता चल जाएगा इससे कि भाई किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से पढ़ने को मिलता है। अब आपके सामने आते हैं, एक महत्वपूर्ण नाम है सिंहावलोकन। सिंहावलोकन करके लिखी है आत्मकथा। सिंहावलोकन को 3 भागों में प्रकाशित करवाया है। सिंहावलोकन बहुत महत्वपूर्ण है भैया। सिंहावलोकन, सिंहावलोकन भाग 1 है, भाग 1 है, भाग 2 है, भाग 2 है और भाग 3 है। 3 भाग में इसका प्रकाशन करवाया है। अब 3 भाग में प्रकाशन है, तो पहला भाग जो 1951 में है, दूसरा भाग 1952 में है और तीसरा भाग 1955 में है। ये तीनों भाग जो लिखने वाले हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है यशपाल। कौन है? यशपाल है, यशपाल, यशपाल है, यशपाल। बहुत महत्वपूर्ण नाम निकल कर आ रहा है यहाँ पर, यशपाल का। मेरी आत्मकहानी प्रसिद्ध प्रथम है, मेरी आत्मकहानी के नाम से चतुरसेन शास्त्री ने भी लिखा है। यहाँ पर आपके सामने यशपाल ने 3 भाग में लिखा है। अब मैं आईएमपी प्रश्न कई बार कैसे आते हैं, प्रश्न आते हैं कि कौन आत्मकथाकार है जिन्होंने अपनी आत्मकथा को 3 भागों में प्रकाशित करवाया है? यशपाल है। आईएमपी की बात अगर मैं करूं जो ज्यादा जरूरी है, तो सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें तो हम मेरी आत्मकहानी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि प्रथम है, प्रथम प्रसिद्ध है। इधर जाएंगे तो मेरी जीवन यात्रा, क्योंकि प्रथम महिला आत्मकथाकार है, आईएमपी है। और ये सिंहावलोकन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। ये आपके सामने 3 आईएमपी इस पेज पे रहेंगे, 3 इस पेज पर रहेंगे, याद रखिए, और तीनों ही जरूरी है। ओके, हाँ बिल्कुल क्लियर है ना? ये बहुत बढ़िया तरीके से सभी पढ़ रहे हैं। और राजेंद्र प्रसाद की इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन जो 3 जरूरी थी मैंने यहाँ पर बता दी। बहुत छोटा टॉपिक है, घबराना बिल्कुल नहीं, आराम से पढ़ेंगे, मजे के साथ पढ़ेंगे तो हम सब कुछ पढ़ लेंगे, और आप धीरे 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 बहुत अच्छी तरह से हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, अब आते हैं मेरी अपनी कथा। मेरी अपनी कथा, चलो प्रमुख पहले लिख देता हूं मैं, बाद में जो छोटी छोटी रहेंगी ना उनको बाद में लिख दूंगा मैं। अब हम आते हैं हरिवंश राय बच्चन पर, सीधे आ जाता हूं मैं। हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने 4 भागों में प्रकाशित करवाया भैया, 4 भागों में। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, जब भी इनके, और इनके सन भी याद रखना है ना। क्या भूलू क्या याद करूं, नेट का निर्माण फिर ये महत्वपूर्ण है। क्या भूलू क्या याद करूं, क्या भूलू, याद रखना दोस्तों। हरिवंश राय बच्चन का नाम हमेशा बहुत ज्यादा आत्मकथा में प्रसिद्धि के साथ लिया जाता है। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। 1969, पहले महत्वपूर्ण लिख रहे हैं हम। दूसरा है नीड का निर्माण फिर, नीड का निर्माण फिर, नीड का निर्माण फिर, नीड का निर्माण फिर। 1970 में नीट का निर्माण फिर है। 1970 में नीट का निर्माण फिर है। 1970 है ये सन, याद रखना दोस्तों। बसेरे से दूर, बसेरे से दूर,
बसेरे से दूर 1978 है। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन 1978 है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नेट का निर्माण फिर। और एक होगा 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक 4 भागों में प्रकाशित हुई है। सोपान तक 1985। ये वही अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं जिन्होंने मधुशाला लिखी है। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने आत्मकथा को बहुत अच्छे बिंदु पर स्थापित किया है। यानी आपके सामने अगर मैं कहूं कि 4 भाग में प्रकाशित करने वाले व्यक्ति कौन है, तो वह है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, हलावाद के जनक रहे हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की बात अगर की जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम माना जाता है। हरिवंश राय बच्चन 4 भाग में प्रकाशित जो है ये हुआ है 1969, 1970, 1978, 1985। चारों ही महत्वपूर्ण है। लगा लो ठप्पा इस पे तो पूरी तरह से ये भूलने वाले नहीं है। अभी मैं जो लिखवा रहा हूं आपको ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण करवा रहा हूं। फिर सेकंड स्टेज में हम क्या करेंगे, 2 तरह से पढ़ते हैं हम। पहले हम आईएमपीस पढ़ते हैं, ज़्यादा जरूरी है, और उसके बाद हम जो रहेगा कि भाई ये भी जरूरी, फिर हम पढ़ते हैं। और विशेष करके याद रखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं ये नेट में शामिल है, बिल्कुल सही बात है। और लगभग अपने जीवन में, अपने पूर्वजों के बारे में, अपने बारे में, इन सब में इन्होंने चर्चा की गई है। हमें सिर्फ इनका सन याद रखना है और सिर्फ निशा निमंत्रण अलग है। निशा निमंत्रण जो है वो काव्य है। निशा निमंत्रण अपनी पत्नी को समर्पित किया है, पहली वाली पत्नी को। उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद आत्म परिचय नाम के लिखा है। उन्होंने कहा है विशेष करके, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ। ये पंक्ति उसी की है जिसमें विरोधाभास अलंकार होता है। हालावाद के जनक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। तो महत्वपूर्ण थी जिसकी बात मैंने कही है, महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना ही है। मैं प्रमुख प्रमुख पहले लिख रहा हूं, याद रखना, और इनको आपको याद रखना है। मेरी फिल्मी कहानी अगला नाम है। मेरी फिल्मी कहानी, अगली आत्मकथा मेरी फिल्मी कहानी। मेरी फिल्मी कहानी, मेरी फिल्मी कहानी आपको पता होगा बलराज सहानी। मेरी फिल्मी कहानी बलराज सहानी, एक फिल्मकार कथाकार के रूप में प्रारंभिक रूप से इनको जाना जाता है। बलराज सहानी, इनका बड़ा भी महत्वपूर्ण योगदान है। बलराज सहानी मेरी फिल्मी कहानी, बलराज सहानी मेरी फिल्मी कहानी। ओके, ठीक है। आज 8 बजे से क्लास थी, इसलिए आपको जो है थोड़ी दिक्कत आई होगी। सुबह 7 बजे सोच रहे हो जो बच्चे, हालांकि मैंने बोल दिया था। एक महत्वपूर्ण नाम है टुकड़े टुकड़े दास्तान। टुकड़े टुकड़े दास्तान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी मैं प्रमुख प्रमुख ही लिख रहा हूं तो आपको याद रखना है। टुकड़े टुकड़े दास्तान, टुकड़े टुकड़े दास्तान, टुकड़े टुकड़े दास्तान। कुछ महत्वपूर्ण की बात अगर करें, 1985 में लिखा है। 1985 में लिखा है। अमृतलाल नागर नाम है भैया। कितने उपन्यास लिखे अमृतलाल नागर ने? नाचो बहुत गोपाल, एक दाने में शरण्या, एक दाने में शरण्या हो गया, उसके बहुत सारे यहाँ पर। बलराज सहानी अलग है, अमृतलाल नागर, इनने भुखंजन नयन लिखा, मानस का हंस लिखा, बूंद और समुद्र लिखा, अमृत और विष लिखा। बहुत प्यारी चीजें इन्होंने पढ़ी है या पढ़ाई है। तो टुकड़े टुकड़े दास्तान बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले मैं यही कर रहा हूं, आपको याद रखना है। 1988 में अर्धकथा नाम की भी लिखी भाई साहब। अब आप सोच रहे अर्धकथा सर पहले भी तो हो गई थी। अर्धकथा बनारसीदास जैन ने अगर लिखी ने तो फिर ये कहां से आ गई? भाई ये डॉक्टर नगेंद्र की है। 1988 में डॉक्टर नगेंद्र ने भी लिखी है। डॉक्टर नगेंद्र, जिनका हिंदी साहित्य का इतिहास हरदयाल साहब के साथ मिलकर हम पढ़ते हैं, तो डॉक्टर नगेंद्र है ये। डॉक्टर नगेंद्र, इनका भी हम बहुत महत्वपूर्ण नाम मानते हैं। हाँ, रविंद्र कालिया की एक बड़ी पूछी जाती है, गालिब छूटी शराब, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। रविंद्र कालिया ने लिखी है गालिब छूटी शराब, गालिब छूटी शराब। आप यूजीसी नेट के प्रश्न लगा के देख लेना इस क्लास के बाद, आपको लगेगा कि यार सारे प्रश्न बन रहे हैं। और अभी तो प्रैक्टिस करवाऊंगा ना मैं, तो ये आप सारे के सारे ही प्रश्न बना लोगे। ये है गालिब छूटी शराब। रविंद्र कालिया, ममता कालिया, रविंद्र कालिया, ये आरंभिक नामों में आते हैं। ममता कालिया ने लिखा एक पत्नी के नोट्स, याद करो। महेंद्र भल्ला लिख रहे एक पति के नोट्स, यहाँ है। ओके, टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 में, एक सुधार कर लीजिए इसमें, 1985 को 86 कर लीजिए। ओके, चेक कर लिया भाई मैंने ना, ठीक है। ओके, ठीक है।
स्वागत सभी का। हार्दिक नगेंद्र की अर्ध कथा 1988 है। सन हालांकि आपको मैं कहूंगा, एक बार वो रिपीट करवाऊंगा कि सन किसके याद रखना है। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, काम आपका बन जाएगा और घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मुड़ मुड़ कर देखता हूं, मुड़ मुड़ कर देखता हूं, ये भी महत्वपूर्ण है। मुड़ मुड़ कर देखता हूं, मुड़ मुड़ कर देखता हूं, मुड़ मुड़ कर देखता हूं। 2001 में मुड़ मुड़ कर देखता था मैं, मुड़ मुड़ कर देखता हूं, याद रखना। मुड़ मुड़ कर देखता हूं, ये 2001 की बात है। 2001 मुड़ मुड़ कर देखता हूं, 2001 में मुड़ मुड़ कर देखता हूं। बहुत प्यारे प्यारे नाम हैं। 1 इंच मुस्कान लिखने वाले राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी के हस्बैंड हैं ये, राजेंद्र यादव। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, जिनको प्रारंभिक या जो आरंभिक नाम होते हैं उनमें शामिल है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, इनका ही नाम यहाँ पर रहेगा। विशेष करके आपको भूलना नहीं है। प्रमुख प्रमुख नामों की बात यहाँ पर कर रहे हैं और इन्हीं की बात हम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, समय है सहचर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। समय है सहचर, समय है सहचर, समय है सहचर, समय है सहचर या सहचर है समय। कई बार पूछा गया है ये समय है सहचर। 1991, इसको सही कर देता हूं तो गलत हो जाएगा। सहचर है समय भी लिखते हैं इसको, समय है सहचर, समय है सहचर 1991। और ये लिखा है रामदर्श मिश्र, रामदर्श मिश्र। पानी पर प्राचार, प्राचीर, पानी की प्राचीर और जल टूटता हुआ, रामदर्श मिश्र। चलिए एक बार देख लो इनको भैया, ध्यान दीजिए। सहचर, समय देवता अलग है भैया, समय है सहचर अलग है। जल्दी से आप यकीन मानो दोस्तों, अगर आपने आज की क्लास पढ़ ली और उसके बाद आपने एमसीक्यू लगाए, जीवनी और आत्मकथा कभी भी प्रश्न आए, चाहे नेट में भी क्यों ना हो, सारे प्रश्न बन जाएंगे, सारे ही प्रश्न आपके बन जाएंगे, क्योंकि है महत्वपूर्ण। इसमें आईएमपी का तो सवाल ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी महत्वपूर्ण लिखवाया है, ज्यादा जरूरी लिखे हैं। आपसे सिर्फ इतना निवेदन है, अगर क्लास अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है, तो लाइक जरूर करते जाइएगा। लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करे। एक प्रश्न है, एक डाउट है कि ये टॉपिक वर्ग 2 में आएगा क्या? गद्य की विधाएं चाहे वर्ग 2 हो वर्ग 1 हो, सब में आता है, ये सब में आता है, ये तो आना ही है, बिल्कुल आना ही है। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ और विशेष करके कुछ और अन्य नामों पर। अपने नाम अगर हम देखें, यहाँ पर कुछ और नामों की बात अगर करें, कुछ और नामों की चर्चा करें, तो और नामों में जो प्रमुख है उसके बाद में फिर से आऊंगा। और कुछ छूटे नाम भी है, जो छूटे हुए नाम उनकी बात कर लेते हैं, है ना। तो याद रखें दोस्तों, ये तो प्रमुख थे, इनकी बात एक बार फिर से कर लें। एक बार फिर से शुरुआत से देख लो भाई। आत्मकथा पढ़ रहे हैं हम। आत्मकथा शब्द के बारे में बात की, लेखक स्वयं अपने जीवन के बारे में लिखता है, इसे आत्मकथा कहते हैं। अर्धकथा के नाम से बनारसीदास जैन ने लिखा था, ब्रजभाषा में था, प्रसिद्ध थी मेरी आत्मकहानी। इन दोनों नाम से कई सारे लिखे गए हैं। मेरी आत्मकहानी बाबू श्याम सुंदर दास की भी है और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की भी है। प्रमुख प्रमुख आत्मकथाओं की बात हमने यहाँ पर की है। बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। सभी को बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा, अच्छी तरह सभी को आ रहा होगा। याद रखिए दोस्तों, अब महत्वपूर्ण हमने पढ़ लिया। अब सेकेंडरी, जो कि जरूरी तो है लेकिन इतने जरूरी भी नहीं है, हालांकि उसके बाद में एक बार थोड़ा सा आना चाहूंगा। याद रखना दोस्तों, एक विशेष बात यहाँ पर लिख लेंगे हम, उसके बाद हम सेकंड पे आएंगे। एक नाम आता है दलित आत्मकथाकार के रूप में, एक नाम आता है, एक आत्मकथा जिसका नाम है, विशेष करके याद रखना, अपने अपने पिंजरे। अपने अपने पिंजरे, ये 2 भाग में प्रकाशित हुआ है। अपने अपने पिंजरे, अपने अपने पिंजरे, इसको 2 भागों में प्रकाशित करवाया गया है 1995 में। 1995 में इसको 2 भाग में प्रकाशित हुआ है। अपने अपने पिंजरे, याद रखना, मोहनदास नेमिसराय, मोहनदास नेमिसराय ने लिखा है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है भैया, भूल मत जाना। अब आप सोच रहे ये क्यों महत्वपूर्ण है? मोहनदास नेमिसराय, मोहनदास नेमिसराय करके नाम यहाँ पर होगा। याद रखना दोस्तों, ये प्रथम दलित आत्मकथा है, प्रथम दलित आत्मकथा है। प्रथम दलित आत्मकथा का मतलब जो दलित जीवन पर दलित आत्मकथा है,
दलित आत्मकथा है, दलित आत्मकथा है, आत्मकथा है। ये 2 भाग में प्रकाशित हुई है, 2 भाग में प्रकाशित हुई है, 2 भाग में प्रकाशित हुई है। तो प्रश्न बन सकता है कि प्रथम दलित आत्मकथा क्या है? दलित आत्मकथा का मतलब जिसका दलित समाज से संबंध होता है, जिसका दलित समाज से यहाँ पर संबंध रखा गया है। 2 भाग में प्रकाशित है, 1995 में और सन 2000 में। सन 1995 इसका लिखा जाता है, आता है। मोहनदास नमिसराय, याद रखना। ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन बड़ी प्रसिद्ध है, लेकिन प्रथम किसे माना जाएगा? अपने अपने पिंजरे, अपने अपने पिंजरे। जूठन, जूठन के नाम से बहुत सारी रचनाएं लिखी गई है। जूठन बहुत महत्वपूर्ण है। जूठन, जूठन इतनी प्यारी रचना है, जिसमें प्यारी क्या, मार्मिक रचना कह सकते हैं। प्यारी मतलब कि मार्मिकता ज्यादा है। चमार की गली करके है, एक कविता है, उसमें इसको देखने को मिलेगा। और याद रखिए, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, हाथ में प्रकाशित करवा दीजिए, बहुत दुख भरी है। मैं तुमको एक, मैं जूठन का एक विशेष करके यहाँ एक आया है, जूठन के बारे में, या उसके चमार की गली करके एक रचना आप पढ़ेंगे, सच में बहुत बढ़िया है। जो है, आप ऐसी रचनाएं जब पढ़ते हैं, देखते हैं, तो क्या बात है। यहाँ पर लगभग लगभग अदम गोंडवी ने जो लिखा है, लगभग उसी के साथ है। और आप देखेंगे कि जो जितने भी दुख दर्द वेदना सब कुछ सिमट कर आ जाएगा इसमें, कि मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, जिस गली में भूखमरी की यातना से उबकर मर गई फुलिया बेचारी की कुएं में डूबकर। हे सधी सिर पर बिनोली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती निशा, मैं इसे कहता हूं सरजू पार की मोनालिसा। शब्द को जाइएगा, पढ़िएगा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। यानी कुछ अप्रिय घटना उसके साथ घटित हुई है। कल को यह वाचाल थी, पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरकू गया था हाट को, सो रही बुढ़िया उसारे में बिछाए खाट को। डूबते सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी है बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कोमार उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपने सुनाने के लिए बेताब था। बुढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से अपनी ओ दरिंदा कौन है। आप ये जरूर पढ़िएगा, बहुत लंबी दुख दर्द वेदना अदम गोंडवी की कविता है। मुझे तो इतना ज्यादा अच्छी लगी कविता ये, अच्छी मार्मिकता, और पहले कहीं ना कहीं जो होता था उस सच्चाई को दिखाता है। ये अदम गोंडवी की कविता है, चमारों की गली। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर जो है, अब यहाँ विशेष करके क्या चीजें हैं, क्या बातें हैं। अगर हम देखें, जूठन में भी अपने दुख दर्द को लेकर आए हैं। जूठन बहुत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। एक बार आप समय निकाल कर पढ़ना, ये चमारों की गली तो गूगल पर मिल जाएगी आपको। ओम प्रकाश वाल्मीकि की महत्वपूर्ण रचना है, और पढ़ना है इस रचना को। दलित आत्मकथा के बारे में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो अपने जीवन में घटित हुआ है उसको बहुत अच्छे से लिखा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की यह रचना, ओदम और अदम गौंडवी जो है वो जो कविता लिख रहे हैं, उस कविता की मार्मिकता को समझिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा कि क्या वेदनाएं पहले होती थी। धर्मवीर ने लिखी है मेरी पत्नी और भेड़िया, ये आपको टेस्ट में यूजीसी नेट में मिल जाएगी अगर आप देखेंगे पेपर लगाते समय। तो मेरी पत्नी और भेड़िया, समझ रहे हैं आप कि जो
मेरी पत्नी और भेड़िया का मतलब समझिए, आप समझ रहे होंगे कि पत्नी जो है किसकी है और भेड़िया किसे कहा गया होगा। ये मेरी पत्नी और भेड़िया, हम एमसीक्यू लगाएंगे तब ये रचना आपको जरूर मिलेगी, याद रखना। मेरी पत्नी और भेड़िया धर्मवीर ने लिखी है, धर्मवीर भारती नहीं है, धर्मवीर ने लिखी है, 2009 में लिखी है, धर्मवीर ने लिखी भी, दलित आत्मकथा है। ये तीनों ही दलित आत्मकथा है। दलित आत्मकथा का मतलब जिसमें दलित का होने से जो चीजें निकलकर सामने आती है उनको यहाँ पर बताया गया है। विशेष करके याद रखना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक है, अगर हम प्रमुख प्रमुखता के साथ देखें तो ये प्रमुख नाम है जो आपको याद रखने चाहिए। तो ये तीनों ही जो दिखाई दे रही है ये दलित आत्मकथाकार है। मोहनदास नेमिसराय, मेरी पत्नी और भेड़िया धर्मवीर की है, याद रखना धर्मवीर की, ये धर्मवीर की रचना है। डॉक्टर धर्मवीर दलित है। ओके ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगले इस पे कुछ और नाम पढ़ लेते हैं, कुछ और नामों पर आते हैं। कुछ ऐसे नाम जो छोटे छोटे नाम माने जाते हैं लेकिन उनको दलित प्रथम मोहनदास नेमिसराय की मानना है ना। धर्मवीर भारती नहीं है, याद रखना, ये धर्मवीर है केवल, डॉक्टर धर्मवीर, ये धर्मवीर भारती नहीं है, दोनों में अंतर है। धर्मवीर भारती अलग है और डॉक्टर धर्मवीर अलग है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे कुछ और महत्वपूर्ण आत्म पर आते हैं। अब मैं अलग या महत्वपूर्ण पे आते हैं तो एक 60 वर्ष एक रेखांकन, ये आत्मकथा है। कुछ और लिख लेते हैं। 60 वर्ष, 1960 वर्ष के संबंध में लिखा गया है, अपने 60 वर्ष भी लगभग हो गए थे। एक रेखांकन करके लिखा है, सुमित्र नंदन पंत ने लिखा है। सिर्फ नाम लिख लेते हैं आप, सेकेंडरी है ये। 60 वर्ष सुमित्रा नंदन पंत का है, 60 वर्ष के रेखांकन सुमित्रा नंदन पंत है। तो प्रमुख प्रमुख नाम अब लिखते जाएंगे हम, जो आत्मकथा से लेकर हो सकते हैं। जो सुमित्रा नंदन पंत है, चिदंबरा, लोकायतन, पल्लव है, ग्राम्य है, युगांत है, ये सब इनकी रचना है। 60 वर्ष एक रेखांकन आपको याद रखना है। 60 वर्ष एक रेखांकन है, याद रखें दोस्तों, 60 वर्ष एक रेखांकन है। कुछ महिला कहानीकारों की बात हम कर लेंगे अगर यहाँ पर, तो महिला कहानीकारों की बात अगर करें, लेकिन उससे पहले कुछ पुरुष कहानीकारों को देख लेते हैं। कुछ पुरुष कहानीकारों में हम आते हैं, समझते हैं। कुछ नाम है, जैसे चतुरसेन शास्त्री है, यादों की परछाइयाँ और मेरी आत्मकहानी, 2 भाग में लिखी इन्होंने। यादों की परछाइयाँ, यादों की परछाइयाँ, यादों की परछाइयाँ, परछाइयाँ मात्रा ऐसी आती है, और मेरी आत्मकहानी, इनके सन जरूरी नहीं है क्योंकि ये सेकेंडरी जो लिख रहा हूँ मैं अभी, जो लिख रहा हूँ मैं, मेरी आत्मकहानी दूसरी बार आई है। मेरी आत्मकहानी ये चतुरसेन शास्त्री की है, चतुरसेन शास्त्री के द्वारा लिखी गई है, चतुरसेन शास्त्री के द्वारा लिखी गई है। चतुरसेन शास्त्री ने लिखा है इसको, चतुरसेन शास्त्री ने लिखा है। आज मैं इनका ऑब्जेक्टिव भी करवा दूंगा भैया, आज इनके ऑब्जेक्टिव के साथ ही क्लास खत्म कर देंगे हम। यानी आज सब कुछ हो जाएगा, जीवनी भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा और आपके प्रश्न भी बन जाएंगे। यानी आज हम देखेंगे कि हम सब कुछ पढ़ लेंगे। तो आप 2 घंटे में आज इतना पढ़ लेंगे कि आपको जो है कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपको मलाल नहीं रहेगा कि एक दिन लाइट चली गई थी ना, और लाइट चलने के कारण जो है क्लास नहीं हो पाई थी, मैं यहाँ उसके बदले में आपको ले रहा हूँ। हाँ, यादों की परछाइयाँ 56 में, मेरी आत्मकहानी 63 में है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम उस सन को यहाँ पर जो है नहीं लिखना चाहेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है, वही होगी हमारे। आत्म परिचय करके लिखा है एक, आत्म परिचय, आत्म परिचय कुछ नाम मैं लिख रहा हूं, हालांकि मैंने जो पहले नाम लिखे वो जरूरी है याद रखना दोस्तों, है ना। आत्म परिचय 1988 में लिखी गई है और ये लिखी फणीश्वरनाथ रेणु ने। फणीश्वरनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखी है। मेला, अचल, तीसरी कसम, ठुमरी, ठुमरा, ठुमरी सब इनकी हैं। आत्म परिचय फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। अमृतलाल नागर की तो बात हम कर चुके हैं, गालिब छूटी शराब पढ़ चुके हैं। जो मैंने जिया, अभी कुछ नाम बचते हमारे। मैंने मांडू नहीं देखा, ये बढ़िया एक अच्छी रचना है। मैंने मांडू नहीं देखा, मैंने मांडू नहीं देखा, ये भी कई बार आता है। मैंने मांडू नहीं देखा, मैंने मांडू नहीं देखा, कई बार ये पूछा गया है। 2003 में लिखी गई है ये, स्वदेश दीपक की रचना है, महत्वपूर्ण मान सकते हैं आप इसे। स्वदेश दीपक की रचना है, स्वदेश दीपक। मैंने मांडू नहीं देखा,
बहुत महत्वपूर्ण रचनाओं में शामिल। मैं लिखवाता वही हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा जरूरी है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हीं की बात हम करते हैं। मैंने मांडू नहीं देखा, तो यहाँ आ जाइए। इसमें से आईएमपी अगर मैं कर दूं अभी तक की स्लाइड्स में तो याद रखना। ओके, ठीक है भाई। ओके, स्वदेश दीपक की बात हो गई। मैंने मांडू नहीं देखा 2003 में स्वदेश दीपक की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। मैंने मांडू नहीं देखा, मैंने मांडू नहीं देखा। जो साथी बाद में जुड़े उनको बता दें कि रोजाना थ्योरी क्लासेस सुबह 9 बजे चलती है सत्यादि शर्मा क्लासेस की एप्लीकेशन पर, ये वहीं से है और यहाँ पर जो है रहेगा। तो ये थ्योरी क्लासेस आपके जीवनी और आत्मिका था, 2 विधाएं आज कंप्लीट कर देंगे। कल हमने उपन्यास समाप्त कर दिए थे, आज हम यहाँ बात कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मुंडेर पर सूरज है, देर सवेर है और आपस की बात है। ये तीनों जो है 3 भाग में प्रकाशित हुई है। आइए इनको देखें। मुंडेर पर सूरज, मुंडेर पर, मुंडेर पर सूरज है, मुंडेर पर सूरज है। दूसरा भाग है देर सबेर। सन जिसका जरूरी होगा मैं बिल्कुल बता दूंगा आपको, इनके सन जरूरी नहीं है। और आपस की बातें, ये 3 भाग में प्रकाशित। आपस की बातें, मुंडेर पर सूरज, देर सबेर, आपस की बातें, ये जो तीनों रचनाएं हैं 3 भाग में जिसका प्रकाशन हुआ है, मुंडेर पर सूरज, देर सबेर, ये सब जो है आपस की बातें पर जो है रामविलास शर्मा, इन्होंने जीवनी भी लिखी है। निराला की साहित्य साधना आगे हम जीवनी में पढ़ेंगे। रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा की बात यहाँ पर है। प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, 3 भाग में प्रकाशित है। 3 भाग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी, ये 3 नाम कमलेश्वर ने लिखे हैं। तो आइए अगला मैं भाग पर बात करता हूं। जो मैंने जिया, ये भाग 1 है। जो मैंने जिया, जो मैंने जिया, ये भाग 1 है। जलती हुई नदी भी इनकी है। जो मैंने जिया, यादों का चिराग, यादों का चिराग और जलती हुई नदी, यादों का चिराग भाग 2 है, भाग 2 है। और जलती हुई नदी ये भाग 3 है। कितने पाकिस्तान लिखने वाले आपको याद होगा, वो है कमलेश्वर, और कमलेश्वर की रचना है जलती हुई नदी। हालांकि इतने महत्वपूर्ण नहीं है, अभी मैं लास्ट जब हो जाएगी नहीं पूरी आत्मकथा, पूरा होने के बाद मैं आपको आईएमपी भी करवा दूंगा ताकि जरूरी हो जाए। जलती हुई नदी, जलती हुई नदी, ये भाग 3 है। और तीनों ही जो अगर ध्यान पूर्वक देखें हम, तो ये तीनों ही जो है ये लिखे हैं कमलेश्वर ने। ये लिखा है कमलेश्वर ने लिखा है। किसने लिखा है भाई? कमलेश्वर ने लिखा है। ठीक है, कमलेश्वर ने लिखा है, कमलेश्वर ने लिखा है। कमलेश्वर की महत्वपूर्ण है, याद रखना। कुछ नाम, कुछ चीजें जो हम देख रहे हैं, विशेष करके और नाम देखिए, इसी तरह के नाम और हैं। इसी तरह के उन्मुक्त गगन में पंछी मुड़ गया, ऐसा तरह पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया, विष्णु प्रभाकर है। विष्णु प्रभाकर ने भी 3 भाग में प्रकाशित करवाया है। पंखहीन, पंखहीन भाग 1 है, भाग 1 है। मुक्त गगन में भाग 2 है। मुक्त गगन में, गगन में भाग 2 है। पंछी उड़ गया, पंछी उड़ गया भाग 3 है। पंछी उड़ गया भाग 3 है। और तीनों ही जो है किसने लिखा है? ये तीनों ही विष्णु प्रभाकर, जिन्होंने आवारा मसीहा लिखा है, उनके द्वारा लिखा गया है। ये लिखा जरूर मैंने, लेकिन आप घबरा मत जाना दोस्तों, है ना, कि भाई ये इतने सारे हैं तो इतने सारे कैसे याद रखेंगे। यहाँ पर देखें, ओके, ठीक है। मैं देखो ईएसबी ने सिलेबस दिया हो या ना दिया हो, आप ये जो आत्मकथा और जीवनी है ना, ये तो हिंदी साहित्य में कितना भी सिलेबस बदल दे, कितना भी कुछ कर ले, ये आएगी आएंगे उसमें। तो उसी के हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं, आपको निश्चिंत रहिए। मैं वही चीजें पहले शॉर्टलिस्ट करता हूं कि कितना भी सिलेबस बदल जाए उससे बाहर तो हो नहीं सकता। इन तीनों का प्रकाशन 2004 में हुआ है। किसमें हुआ है? 2004 में तीनों का प्रकाशन हुआ है। दोनों का, तीनों का प्रकाशन इसमें हुआ है। ओके, ओके भैया, आगे देखते हैं। रामविलास शर्मा की बात भी हम कर लेते हैं।
रामविलास शर्मा ने घर की बात लिखी है। शिव पूजन सहाय, इनकी बात कर लेते हैं। पहले मैं एक बार लिखवा देता हूं सारी। घर की बात, घर की बात है, ये रामविलास शर्मा ने लिखी है। रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा है, रामविलास शर्मा। क्या पूछेगा पूछने वाला भाई, कितना बदलेगा वो, कितना डीप में चला जाए, इससे बाहर थोड़ी जा सकता। रामविलास शर्मा ने 1983 में लिखी है, 1983 में लिखी है घर की बात, 1983 में लिखी है। मेरा जीवन शिव पूजन सहाय ने लिखा है, मेरा जीवन 1985 में लिखा है शिव पूजन सहाय। मेरा जीवन, मेरा जीवन 1985 में लिखा है शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय। प्रकाशन पहले लिख दी होगी, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसका प्रकाशन 85 में हुआ है। शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के कविता है वो, है ना, और ये अलग है। तो यहाँ आपके सामने कई सारे नाम, कई सारी चीजें, कई सारी बातें आपके सामने दिखाई दे रही है। मैंने कई सारे नाम यहाँ लिखे हैं, कई सारी चीजें लिखी हैं, प्रमुख प्रमुख नाम लिखे हैं। इसके आप ध्यान से देखें तो लगभग हम सारे ही चीजों को पढ़ लेंगे, कुछ भी छूटने वाले नहीं है। याद रखना दोस्तों, रामविलास शर्मा अपने धरती अपने लोग, इस नाम से उन्होंने लिखा है ना, अपने 3 भाग में प्रकाशित करवाया है, अपनी धरती अपने लोग शीर्षक से। तो याद रखो, अब एक स्टार बनाकर लिख लो, अपने धरती अपने लोग, अपनी धरती, धरती अपने लोग, अपनी धरती अपने लोग 3 भाग में प्रकाशित हुआ है। बाद में फिर से ये छूट गया था, रामविलास शर्मा का ही है ये, 3 भाग में। तो ये रामविलास शर्मा का ही है, रामविलास शर्मा। ये बीच में छूट गया था, मैंने बीच में ले लिया, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। ओके, क्लियर हो गया होगा इतना, आपने पढ़ लिया होगा इतना, समझ में आ गया होगा इतना। याद रखे दोस्तों, प्रमुख प्रमुख बातें हम यहाँ कर चुके हैं। ओके, ठीक है भैया। तो ये आत्मकथा की बात थी। अब महिला आत्मकथाकारों की बात हम कर लेते हैं। यहाँ हो गया कमलेश्वर, हो गया जो मैंने जिया यादों का चिराग, जलती हुई नदी है। कमलेश्वर ने गर्दिश के दिन से जो है जो है अलग अलग रहे हैं अन्य भारतीय भाषाओं के, जो है गर्दिश के दिन का संपादन किया है कमलेश्वर ने। कमलेश्वर ने गर्दिश के दिन, गर्दिश के दिन, गर्दिश के दिन 12 अन्य जो रहे अलग अलग भाषाओं के का संपादन किया है। ये इनकी आत्मकथा नहीं है, बल्कि जो अलग अलग भाषा के जो लोग थे, अलग अलग भाषा के जो महान लेखक या कवि हुए हैं, उनके रचनाओं का संकलन किया है गर्दिश के दिन में। ओके ओके भैया, ठीक है, एक बार देख लेंगे। अब महिला का आत्मकथाकार बची है, बाकी सब तो हो गया है, सब कुछ हमने यहाँ पढ़ लिया है। और 2 घंटे में आपको, आप यकीन माने, सब कुछ हो जाएगा। 2 घंटे में आपकी आत्मकथा भी हो जाएगी, जीवनी भी हो जाएगी, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब महिला आत्मकथाकारों की हम बात कर लेते हैं। महिला आत्मकथाकारों में हम बात करें तो जानकी देवी बजाज की बात करें तो वो तो पहली महिला कथाकार है ना, ठीक है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, ये या तो शिवमंगल सिंह सुमन की हो सकती है या फिर हरिवंश राय बच्चन की भी हो सकती है। इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है हमेशा, एक बार चेक कर लीजिएगा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता, थोड़ा सा मतभेद इसमें है, शिवमंगल सिंह सुमन की हो सकती है, या वो नहीं हो तो फिर तो जरूर रहेगा कौन सा नाम आपके सामने जो होते हैं हर बार, हरिवंश राय बच्चन। एक कहानी यहाँ भी मन्नू भंडारी की है। मन्नू भंडारी की जो क्लास है उसमें उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है ना। चलिए अब महिला आत्मकथाकारों में कुछ नाम पढ़ लेते हैं। महिला आत्मकथाकार, महिला आत्मकथाकार, महिला आत्मकथाकार। तो प्रमुख नाम पहले हालांकि एक आ गया था बीच में, जिसका नाम था, विशेष करके अगर महिला का आत्मकथाकारों के बारे में बात करें तो आप सबको पता है कि महिला आत्मकथाकारों मेरी जीवन यात्रा लिखी है। मेरी जीवन यात्रा के नाम से राहुल सांकृत्यन भी लिख चुके हैं, ये इन्होंने भी लिखी है। तो पहली है
मेरी जीवन यात्रा, बस एक पेज और, मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा, ये 1956 में लिखी है। और जानकी देवी बजाज प्रथम महिला है ये, जानकी देवी बजाज, जानकी देवी बजाज। इनके लिए पिंक और रेड कलर लाना पड़ा मुझे, महिला कथाकार है ना, तो जानकी देवी बजाज, जानकी देवी बजाज प्रथम महिला आत्मकथाकार मानी जाती है। याद रखना, कृष्णा अग्निहोत्री जिन्हें लिखता है लगता नहीं दिल मेरा, कृष्णा अग्निहोत्री का है लगता नहीं दिल मेरा, लगता नहीं दिल मेरा, लगता नहीं दिल मेरा, लगता नहीं दिल मेरा, 1997 में लगता नहीं दिल मेरा, कृष्णा अग्निहोत्री। एक बार मैं लास्ट में आपको आईएमपी करवा दूंगा ताकि आप जो है निश्चिंत रहें, और एक बार रिकॉल पूरा कर लेंगे हम इसको। कृष्णा अग्निहोत्री, लगता नहीं दिल मेरा, लगता नहीं दिल मेरा, ये इनके बारे में है। याद रखना, विशेष करके कितने शहरों में कितनी बार, कितने शहरों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार तो सुना ही आपने, कितने शहरों में कितनी बार, कितने शहरों में, कितने शहरों में कितनी बार, कितने शहरों में कितनी बार, 2012 में ये लिखी गई सब, और इसके लिए सीता पुरस्कार मिला है ममता कालिया। कितने शहरों में कितनी बार, जबकि कितनी नावों में कितनी बार अज्ञे जी के द्वारा लिखी गई है ममता कालिया, ममता कालिया है, ममता कालिया। 2012 में लिखा कितने शहरों में कितनी बार, कितने शहरों में कितनी बार। याद रखना, कितने शहरों में कितनी बार, कितने शहरों में कितनी बार। बूंद बावड़ी है, बूंद बावड़ी, बूंद बावड़ी, बूंद बावड़ी 1999 है। सीता पुरस्कार मिला था भैया इस रचना के लिए 2012 में, पद्मा सचदेवा या पद्मा सचदेव। बूंद बावड़ी पद्मा सचदेव की है, बूंद बावड़ी पद्मा सचदेव की है। और गुड़िया भीतर गुड़िया और मैत्री पुष्पा की दो रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। एक हो जाएगी गुड़िया भीतर गुड़िया, गुड़िया भीतर गुड़िया, गुड़िया भीतर गुड़िया, और एक कस्तूरी कुंडल बसे, गुड़िया भीतर गुड़िया और कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे। दो रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, गुड़िया भीतर गुड़िया, कस्तूरी कुंडल बसे। याद रखना, ओ इसमें आगे पीछे कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। ये कस्तूरी कुंडल बसे, ये भाग एक है, भाग एक है 2002 में, और भाग दो ऊपर लिख देंगे हम, ये है भाग दो 2008 में। दोनों थोड़ा सा अंतर है भाई, इसमें अंतर योग है कि भाग एक भाग दो ऊपर नीचे हो गया, तो कस्तूरी कुंडल बस से पहले है और ये बाद में है। मैत्री पुष्पा के द्वारा लिखा गया है ये, मैत्री पुष्पा, मैत्रेयी पुष्पा, मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा लिखी गई रचना है गुड़िया भीतर गुड़िया। बहुत महत्वपूर्ण है कस्तूरी कुंडल बसे। कितनी नावों में कितनी बार, ये अज्ञे का है, और कितने शहरों में कितनी बार सीता पुरस्कार मिला है इसके लिए, ये उनका रूप रहेगा। ओके ओके भैया, बढ़े आगे क्या, बिल्कुल बढ़ते हैं। एक है एक कहानी यहाँ भी, एक कहानी यहाँ भी, एक कहानी यहाँ भी 2007 है। एक कहानी यहाँ भी, एक कहानी यहाँ भी मन्नू भंडारी की है, महत्वपूर्ण है और एनसीईआरटी में शामिल है ये। मन्नू भंडारी, आपका बंटी, महाभोज ऐसे उपन्यास लिखने के लिए जानी जाती है। एक कहानी यहाँ भी, एक कहानी यहाँ भी महत्वपूर्ण है। एक कहानी यहाँ भी, कली यहाँ भी, और ये भी है अन्या से अनन्या तक, एक ये भी महत्वपूर्ण है। अन्या से अनन्या तक, प्रभा खेतान का है ये। अन्या से अनन्या, अन्या से अनन्या, प्रभा खेतान, प्रभा खेतान। अब मैं आपको आईएमपी करवाऊंगा लास्ट में भी थोड़ी देर में, ताकि क्या क्या है जो याद रखने चाहिए। प्रभा खेतान का नाम हो चुका है, बहुत नाम हमने लिख लिए हैं, बहुत सारे नाम हमने पढ़ लिए हैं। प्रभा खेतान का हो गया, आत्मकथा यहां तक हो गया समाप्त। और ठीक है, ठीक है,
कल ही यहाँ भी एक कहानी यहाँ भी हम पढ़ चुके हैं, प्रभा खेतान, मन्नू भंडारी, सभी का हो गया है। आइए आत्मकथा का आप समापन करते हैं और जो आईएमपी है उनकी थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। आत्मकथा शुरुआत हमने की, क्या जरूरी है। अब थोड़ा फोकस रखिएगा कि पढ़ना क्या है, अब फोकस रखिएगा कि क्या जरूरी है। ओके, देखिए यहां पर अगर हम यहां आ जाए और यहां देखें, थ्योरी क्लासेस में रिप्लाई कम दिया जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि थ्योरी क्लास में पढ़ना बहुत रहता है। तो आईएमपी लगाते जाएंगे। अर्ध कथानक, अगर मैं आईएमपी जो बता रहा हूं ये ध्यान दे दे तो भी काम बन जाएगा। अर्ध कथानक मोस्ट इंपोर्टेंट, हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध कहानी, आत्मकथा मोस्ट इंपोर्टेंट, लगाते जाएंगे। मेरी आत्मकहानी है, जरूरी है। मेरी आत्मकहानी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा चुके हैं हम। ज़्यादा जरूरी पर आईएमपी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद मेरी जीवन यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली महिला है। सिंहावलोकन का सन भी याद रखना है, 1951 प्रथम वाला, यशपाल ने लिखा है, महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण की बात हम कर रहे हैं अभी। क्या भूलूं क्या याद करूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नीट का निर्माण फिर मोस्ट इंपोर्टेंट, बसेरे से दूर जरूरी है। 10 द्वार से सोपान तक जरूरी है। टुकड़े टुकड़े दास्तान याद रखी जा सकती है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगी। और क्या होगा, समय सहचर है, ये जरूरी याद रख ले, ये जरूरी है। समय सहचर है, सहचर है समय, रामदर्श मिश्र का है। आगे आते हैं इधर, अपने अपने पिंजरे, प्रथम दलित आत्मकथा है तो बहुत महत्वपूर्ण है। दलित आत्मकथा जूठन बहुत जरूरी है। 2 यहां से आईएमपी। इधर से जाए तो मैंने मांडू नहीं दिखा, आईएमपी है। 60 वर्ष एक रेखांकन, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेंगे इसको भी। अधिकतर मैंने इस पेज पे आईएमपी ही लिखवाई थी ज्यादा, और ऐसा कोई मैसेज करके मिसलेनियस नहीं किया है। अगर मैं इस पर आऊं तो इस पर मैं किसी में भी आज को आईएमपी करके नहीं लिखवा रहा हूं, टिक नहीं कर रहे हैं इस पर, है ना। ठीक है, हम इस पर टिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। यहां पर भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको याद रखना पड़े विशेष करके। आप सोच रहे हो सारे पेज पे तो आईएमपी लगा दिए सर अपने, तो मैंने सारा पेज यहाँ खाली भी छोड़ा है, ये भी ज्यादा जरूरी इतना नहीं रहेगा। महिला आत्मकथाकारों में, कहानीकारों में आ जाए अगर, तो मेरी जीवन यात्रा आईएमपी है। और इसके बाद बूंद बावड़ी याद रखना है। गुड़िया भीतर गुड़िया, कस्तूरी कुंडल बसे, दोनों ही महत्वपूर्ण है। और एक कहानी यहाँ भी आपको ये याद रखना है। इस तरह से आत्मकथा हो गया आपका समाप्त। संतरे और संतरे अनिता राकेश है, हाँ इतना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। और इतनी चीजें अब आत्मकथा में हम समाप्त कर चुके हैं। हाँ ठीक है, रजनी जी मजे ले रहे हैं तो ना, क्या आप लोग इतनी जल्दी टाइप करते हैं कि मुझे देखकर चक्कर आ रहे हैं। इनकी स्पीड सबसे ज्यादा है, यूपी बिजनौर से हैं ये। हाँ क्या बात है। बहुत सारी, अभी तो ऐसा नहीं कि सारी होती है, हमें है विशेष करके ज्यादा जरूरी। तो ये 1 घंटे में हमने आत्मकथा वाला टॉपिक पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब बचेंगे हमारे पास क्या, जीवनी बचती है। और जीवनी तो बहुत जो है जरूरी होंगी भी सही, और जीवनी तो ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक है नहीं। इसके बाद मैं आपको एमसीक्यू करवा दूंगा, आप 2 घंटे में सब कुछ हो जाएगा आपका। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लग रही होगी, मजा आ रहा होगा। और आपसे मैं आज बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप एक चीज कर दीजिए, आप अगर सच में चाहते हैं कि हाँ ऐसी क्लास चलती रहे, आप बस कुछ नहीं करना, आप जितने भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप 4 5 6 7 जितने भी हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए, इस क्लास को जरूर कीजिएगा बाद में। और बिल्कुल लिखिएगा, बताइएगा कि हाँ भाई निरंतरता, नियमितता और अनुशासन के साथ रोजाना क्लासेस चलती है। ये क्लास मैंने इसलिए भी ली है कि एक दिन लाइट चली गई थी, इन्वर्टर पूरी तरह से लो हो गया था। मैं 9 बजे क्लास लेने के लिए ऐसे माइक लगा के खड़ा था। मैंने सोचा कि बस क्लास स्टार्ट होने वाली है, बच्चों को बता दूं कि लाइट कभी भी जा सकती है। इधर स्टार्ट होने ही वाली थी क्लास और लाइट जो है या इन्वर्टर जो है डाउन हो गया, कि सुबह से लाइट नहीं थी। मुझे इतना बुरा लगा उस दिन की, बेचारे बच्चे सब सोच रहे होंगे कि सर आएंगे आएंगे आएंगे, और लाइट एकदम से गायब। बहुत ज़्यादा मैं थोड़ा सा व्यथित भी रहा कि यार क्या किया जा सकता, अपना बस था नहीं उसमें। तो मैंने उसके बाद कहा कि भाई हम संडे को क्लास लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पार्ट है बायोग्राफी पढ़ लेते हैं। अब हम जीवनी जीवनी पढ़ेंगे, जिन्हें हम बायोग्राफी अंग्रेजी में कहते हैं। जीवनी की बात अगर हम करें, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन पर आधारित
जो कुछ लिखा जाता है उसे जीवनी कहते हैं। जीवनी की बात हम करें, जीवनी जो किसी दूसरे के जीवन से संबंधित है, और ये सुनी सुनाई बातों पर भी हो सकता है, या फिर जो नजदीक से जानता है वो व्यक्ति भी लिख सकता है। बायोग्राफी की बात है, और यहाँ पर हम देखते हैं, हाँ, तो जल्दी से एक बार देखें और आगे बढ़ते हैं, दूसरी विधा पर बात करते हैं, और यहाँ पर हम पहुंच जाते हैं, और यहाँ होगा, तो अब जीवनी पर पहुंचेंगे, जीवनी की बात करेंगे, जीवनी को पढ़ेंगे, बायोग्राफी में आते हैं और बायोग्राफी पहुंचते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा ना, आप निश्चिंत रहना, जो आत्मकथा उससे बाहर प्रश्न 99.99 कह रहा हूं कि उससे बाहर जा ही नहीं सकता, इतना हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अभी देखिए, अब ये मैराथन क्लास है तो हम आत्मकथा भी पढ़ लेंगे, जीवनी पढ़ लेंगे, और उसके बाद जो होगा एमसीक्यू भी लगा लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, इसमें कल्पना का समावेशन भी होता है, तो हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं और थोड़ा सा देखते हैं। जीवनी लिखता हूं मैं थोड़ा सा इसके बारे में। जीवनी जिसे बायोग्राफी कहते हैं, जीवनी, इसमें लिखें, जब लेखक किसी अन्य व्यक्ति के जीवन जब लेखक किसी अन्य व्यक्ति के जीवन के संदर्भ में संबंधित घटनाक्रम को विस्तार पूर्वक लिखता है, तो उसे जीवनी कहते हैं। यानी लेख आत्मकथा स्वयं लिखता है, स्वयं पर आधारित होती है, और जीवनी किसी और पर होती है। ठीक है, उसे जीवनी कहते हैं। जीवनी में कल्पना का समावेशन भी हो सकता है, अपने अपने हिसाब से व्यक्ति प्रेजेंट कर सकता है। सामान्यतः जीवनी किसकी लिखी जाती है? अपनी तो कोई लिखी नहीं जाएगी। सामान्यतः जीवनी प्रसिद्ध व्यक्तियों, जो ज्यादा फेमस होता है उसकी लिखते हैं दूसरे। भाई हम तो इतने प्रसिद्ध नहीं कि कोई हमारे लिखेगा। प्रसिद्ध व्यक्तियों और महापुरुषों की लिखी जाती है। महापुरुषों की लिखी जाती है। इसमें कल्पना का समावेशन भी होता है, लिखी जाती है। जीवनी हमने यहाँ पर बात की। याद रखो दोस्तों, जीवनी की बात हो रही है। जीवनी देखा जाए वैसे तो भक्तमाल, आपने नाम सुना होगा, आपने देखा होगा। भक्तमाल जो है नाभादास ने लिखी, वो भी जीवनी तो है। हाँ, वो भी जीवनी है। भक्तमाल जो लिखा ब्रज भाषा में नाभादास ने, वो भी जीवनी है। उसे प्रथम जीवनी ग्रंथ मानते हैं। लेकिन देखो उसमें कई सारी दिक्कतें थी। भक्तमाल को प्रथम जीवनी के बारे में बात करें यहाँ पर, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देखना, अब यहाँ देखेंगे हम प्रथम जीवनीकार किसे माने, तो दयानंद दिग्विजय है। दयानंद दिग्विजय याद रखना 1881 में लिखा है। जीवनी जो है उनकी लिखी गई है, और लिखने वाले गोपाल शर्मा शास्त्री। गोपाल शर्मा शास्त्री याद रखना, विशेष करके लेखक जो है गोपाल शर्मा शास्त्री है। गोपाल शर्मा शास्त्री हिंदी के प्रथम जीवनीकार है। हिंदी के प्रथम जीवनीकार है। प्रथम जीवनीकार है। इससे पहले भक्तमाल का नाम भी आता है। भक्तमाल है भाई। वास्तव में देखा जाए 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, ये भी एक प्रकार से जीवनी ही थे। लेकिन व्यवस्थित, सटीक, बेस्ट, सबसे सही लिखा है गोपाल शर्मा शास्त्री ने। इन्होंने 1881 में दयानंद दिग्विजय नाम की जीवनी लिखी थी। इन्होंने दयानंद दिग्विजय इस नाम की जीवनी लिखी थी 1881 में।
1881 में। इनके ऊपर ही थी ये प्रथम जीवनी है, इसे कह सकते हैं ये प्रथम जीवनी है। दयानंद दिग्विजय, उससे पहले भक्तमाल, 84 वैष्णव की वार्ता किसी एक व्यक्ति पर आधारित नहीं थी, उसमें तो मिसलेनियस था, एक तरह का संग्रह था। दयानंद दिग्विजय 1881 में लिखी गई है। याद रखिएगा दोस्तों, दयानंद दिग्विजय, दयानंद दिग्विजय, दयानंद दिग्विजय, दयानंद दिग्विजय प्रथम जीवनी जिनकी लिखी गई है 1881 में लिखी गई है, और गोपाल शर्मा शास्त्री ने लिखी है। बायोग्राफी की बात हो रही है यहाँ पर, यानी बायोग्राफी जो किसी दूसरे के बारे में लिखी जाए उसे हम यहाँ पर कह रहे हैं। और ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है, और बायोग्राफी यानी जीवनी है। गोपाल शर्मा शास्त्री, शास्त्री किसको बोलते हैं? शास्त्री सामान्य तौर पर अगर आप देखेंगे संस्कृत में जो बीए कर लेता है ना, पहले ऐसा मानते थे, शायद मुझे जहां तक थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है, जो 12वीं तक कर लेते उसे उपाध्याय बोला जाता है, जो बीए करता है उसे शास्त्री कहते हैं, और जो एमए कर लेता है ना उसे आचार्य कहते हैं। ये ऐसा मुझे जहां तक थोड़ा बहुत पता है इसको लेकर है। हालांकि शास्त्र फिर वो किसी विशेष धर्म संबंधित क्यों, किसी जाति संबंधित क्यों हो गया, लेकिन पहले ऐसा था। संस्कृत भाषा के ज्ञान से ही उपाध्याय, शास्त्री, आचार्य ये संस्कृत भाषा से ही बनते थे। ठीक है, तो मैंने कहा संस्कृत से जो स्नातक कर लेता है वो शास्त्री होता है। अब ये मैंने सिर्फ पढ़ा था थोड़ा बहुत, इसलिए मुझे याद है, बाकी सही गलत का मुझे इस कंफर्म नहीं कि भाई किसे शास्त्री, क्योंकि अलग बात है, ये हटकर है। ठीक है, ओके। शास्त्री की उपाधि होती है, लेकिन जिसे हम बोल रहे हैं पंडित है, वो पंडित कोई जाति नहीं है। पंडित का मतलब होता है विद्वान, कुशल, निपुण। लेकिन पंडित फिर क्या होगा, सिर्फ ब्राह्मण के लिए हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख जीवनी के बारे में। प्रमुख जीवनी क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रमुख प्रमुख जीवनी पढ़ेंगे हम, पहले प्रमुख, फिर ज्यादा नहीं है इसमें, घबराना मत, आधे घंटे में सब कुछ हो जाएगा, है ना। बिल्कुल। पानी पी लूं क्या मैं थोड़ी देर के लिए, जब तक आप इसे लाइक कर दीजिए। ओके भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ऐसे ये आगे बढ़ेंगे और आगे पहुंचते हैं। जीवनी की शुरुआत वैसे देखा जाए तो भारतीय युग में हो गई थी, लेकिन वास्तविकता में उसे द्विवेद युग में ही जो है एक तरह से नए आयाम मिले और ये हो गई। ठीक है, अब आगे देखिए। अब आगे लिखेंगे प्रमुख जीवनी, प्रमुख जीवनीकार, प्रमुख जीवनीकार और जीवनिया, और जीवनिया, प्रमुख जीवनीकार और जीवनिया, प्रमुख जीवनीकार और जीवनिया। प्रमुख जीवनीकार और जीवनियों में हम अब नाम पहले लिखना पड़ेगा हमें, याद रखो। विशेष करके जब भी हम बात करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, एक तरफ जीवनीकार का नाम लिखेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा भ्रम हो सकता है, क्योंकि प्रारंभ में जो जीवनी थी ना वो उनके नाम से लिख दी गई है। प्रारंभ में जीवनी लिखी गई ना उनके नाम से, इसलिए बड़ा भ्रम हो जाता है। और एक तरफ लिखेंगे हम जीवनी, जीवनी, एक तरफ जीवनीकार एक तरफ जीवनी। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करें। सबसे पहले अगर बात करें तो याद रखो दोस्तों, हम आते हैं और बाबू राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास, ये नाम याद रखना, राधा कृष्ण दास, इनने हरिश्चंद्र की जीवनी लिखी है, इनने भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी लिखी है। बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, भारतेंदु का भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र। ज्यादा नहीं है भाई, 15 मिनट में जीवनी खत्म हो जाएगी, घबराना मत, है ना, नहीं तो आप घबरा जल्दी जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र। भाई टेक्निकल टीम से अगर कोई क्लास देख रहे हैं तो इस समय मेरे पास उपस्थित हो जाए। टेक्निकल टीम में इस समय कोई क्लास अगर देख रहे हैं तो मेरे पास आ जाए, थोड़ी सी आवश्यकता है यहाँ पर, है ना।
चलिए, तो यहां पर है भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और राधा कृष्णदास की जीवनी किसने लिखी है? राधा कृष्णदास की जीवनी है वो शुक्ल जी ने लिखी है, आचार्य शुक्ल, आचार्य शुक्ल ने लिखी है राधा कृष्णदास की जीवनी। राधा कृष्णदास की जीवनी, राधा कृष्णदास इनके फूफा जी के लड़के थे भारतेंदु जी के, ये राधा कृष्णदास की जीवनी है। ठीक है, ये दो है प्रारंभिक रूप से देखा जाए। दयानंद दिग्विजय की तो हम बात कर चुके हैं, पहले ही बात कर चुके हैं, ये मत छोड़ देना, नहीं तो आप ये सबसे प्रमुख छोड़ दें। हम यहां है दयानंद दिग्विजय, दयानंद दिग्विजय सबसे पहली है ये, दयानंद दिग्विजय गोपाल शर्मा शास्त्री ने लिखी है, गोपाल शर्मा शास्त्री, ये पहले पिछले पेज पे पढ़ा चुका हूं मैं ना, शर्मा जी ने लिखी 1881 में। बात के जरूरी सन जिसके जरूरी होंगे मैं लिख दूंगा यहाँ पर। आचार्य शुक्ल ने लिखी है, याद रखना बिल्कुल भी नहीं, आराम से देखिए, घबराओ नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, आप तो सामान्य तौर पर देखिएगा। ओके, एक बापू नाम की जीवनी बड़ी प्रसिद्ध हुई थी, बापू नाम की जीवनी प्रसिद्ध हुई है, बापू 1940 में हुई है, और ये लिखी घनश्याम दास बिड़ला ने। ओ आगे पीछे कर दिया मैंने, घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला इनने लिखी है एक जीवनी जिसका नाम है बापू। क्या नाम है? बापू नाम है, 1940 में लिखी है ये। बहुत ज्यादा जरूरी पढ़ेंगे हमने तो, जीवनी तो बहुत सारी है, नहीं तो आप आजकल देखेंगे तो बहुत सारे हैं, लिखते हैं, बहुत सारी रचनाओं को लेकर देखा जाता है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें राहुल सांकृत्यायन, एक नाम लिखता हूं मैं, राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने बहुत सारी जीवनी लिखी है। भैया चीन गए, रूस गए, जापान गए, सब जगह गए थे, उन्होंने लेनिन पर भी लिखा, इन्होंने कई लोगों के बारे में लिखा है। इन्होंने देखा जाए अगर स्टालिन के बारे में लिखा, कार्ल मार्क्स के बारे में लिखा, लेनिन के बारे में लिखा, स्टालिन के बारे में लिखा, कार्ल मार्क्स के बारे में लिखा, कार्ल मार्क्स की जीवनी लिखी है, कार्ल मार्क्स की जीवनी लिखी है, कार्ल मार्क्स के बारे में भी इन्होंने लिखा है। इन्होंने माओ त्सुंगे के बारे में भी लिखा है, इन्होंने लेनिन के बारे में लिखा है, माओ त्सुंगे, माओ त्सुंगे, आज मैं अभी इसका थोड़ी देर बाद एमसीक्यू भी करेंगे हम। माओ त्सुंगे, माओ त्सुंगे इनके बारे में भी लिखा है, और एक और कौन बचा? लेनिन, लेनिन के बारे में भी लिखा है। इनके सन 1954 है अधिकतर के, बाकी लिखना नहीं आपको। ओके, प्रमुख प्रमुख यहां पर है, बहुत सारे नाम अभी आपको देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे कि महात्मा गांधी के बारे में तो बहुत सारी जीवनियां लिखी हुई हैं। पहला गिरमिटिया एक उपन्यास भी है और जीवनी भी है, पहला गिरमिटिया उपन्यास भी है और जीवनी भी है। तो जीवनी में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, निबंध भी आ सकता है जीवनी में, उपन्यास भी आ सकता है। जीवनी मतलब जीवन के बारे में, गांधी जी के बारे में तो बहुत सारे लिखे हैं, तो आप गांधी जी की जीवनी को लेकर ज्यादा मत घबराना कि भाई ये है वो है। आप जो है, एक गांधी जी के बारे में एक जैनेंद्र की अकाल पुरुष गांधी बड़ी प्रसिद्ध हुई थी, तो आइए जैनेंद्र कुमार की बात कर लेता हूं, फिर सारे आईएमपी करवा दूंगा मैं। अगला नाम है जैनेंद्र कुमार ने लिखा है, जैनेंद्र कुमार, ये रचना बड़ी प्रसिद्ध भी हुई है। जैनेंद्र कुमार ने लिखा अकाल पुरुष गांधी, गांधी जी के जीवन पर लिखा अकाल पुरुष गांधी, 1968 में लिखी जीवनी है ये। अकाल पुरुष गांधी 1968 में लिखी है, बहुत महत्वपूर्ण जीवनी है ये। ज्यादा जरूरी पढ़ते जाएंगे हम, विशेष करके लिखते जाएंगे। घनश्याम दास बिड़ला मेरे जीवन में करके भी लिखते हैं ये। बहुत सारी रचना यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। शिवरानी देवी का नाम तो भूलना नहीं आपको भैया। शिवरानी देवी, शिवरानी देवी एक ऐसी जीवनी लिखी इन्होंने जिसने तहलका मचा दिया था। प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद घर में, इसमें प्रेमचंद पे कई आरोप भी लगाए तो तारीफ भी हुई है। प्रेमचंद घर में 1944 में लिखी जीवनी है ये, बहुत महत्वपूर्ण जीवनी। प्रेमचंद की दूसरी पत्नी ने लिखी थी, मुंशी प्रेमचंद ने। प्रेमचंद घर में, याद रखना प्रेमचंद घर में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इनके बेटे ने ही लिखी एक और कलम का सिपाही, कलम का सिपाही जो है इनके बेटे ने लिखी, मुंशी प्रेमचंद पर ही आधारित है कलम का सिपाही। अरे फिर गलती कर दी हमने,
यहां अमृत राय का नाम आएगा। अमृत राय ने लिखा 1962 में, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद पर आधारित है। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही बहुत महत्वपूर्ण जीवनी भैया, ये भी मुंशी प्रेमचंद पर ही आधारित है। मुंशी प्रेमचंद पे एक और जीवनी लिखी गई है, कलम का मजदूर, 1964 में लिखी गई, मदन गोपाल ने लिखा है। कलम का मजदूर मदन गोपाल ने लिखा है और कहा है कलम का मजदूर 1964 में। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, कलम का मजदूर। और ये तीनों जीवनियां किस पर है? मुंशी प्रेमचंद पर आधारित है। तीनों जीवनियां प्रेमचंद से संबंधित है। याद रखना दोस्तों, कलम का मजदूर भी इनकी है, प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। तीनों प्रेमचंद की जीवनी है, ये प्रेमचंद की जीवनी है। किस किस नाम से है? प्रेमचंद घर में, कलम का सिपाही, याद रखना कलम का मजदूर, कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी है ना? नहीं तो आप उनको देखें, आप उनको लिख लें। ओके तीसरे अफेयर के बारे में बताया था इन्होंने इसमें। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, अर्चू जी सही कह रही है। तीसरे नहीं, प्रेमचंद ने खुद भी स्वीकार किया है कि उनके विवाहेतर संबंध थे, विवाह के पश्चात भी उनके संबंध रहे थे। प्रथम पत्नी, जो पहली पत्नी थी, उनके बारे में तो उन्होंने काफी कुछ गलत गलत बोला है कि भाई वो गलत गलत बोला, मतलब कि वो सही से सेवा नहीं करती थी, अच्छे से बात नहीं करती थी, ये सब यहाँ पर कहा जाता है। नशा दूसरी पत्नी उनकी रही, ये अलग अलग नाम है, ये तीनों नाम आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया। अब आगे आ जाइए अगले पर। प्रेमचंद की जीवनी हो गई है। अब प्रेमचंद के बाद बात करते हैं हम, अगला जो नाम है 1969 में लिखने वाले एक महत्वपूर्ण जीवनीकार रहे हैं यशपाल। यशपाल, यशपाल नहीं, सिंहावलोकन तो हो गया था ना। रामविलास शर्मा लिखो यहां पर, बहुत महत्वपूर्ण नाम है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा, इनने एक जीवनी लिखी, निराला की साहित्य साधना, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना 1969 में लिखी गई है। 1969, और निराला पर ही डिपेंड है, तो सीधी सी बात है। हाँ, पहली पत्नी लड़ाकू थी। हाँ हाँ, कलम का जादूगर अलग है, कलम का मजदूर अलग है, कलम का रक्षक भी बेनीपुरी जी है। पहली पत्नी के बारे में सब वर्णन मिलता नहीं, ऐसा कहा जाता है कि उनके संबंध उनसे सही नहीं थे। अगर देखा जाए, निराला की साहित्य साधना 1969, 72, 76 तीन भागों में लिखी गई जीवनी है। ये तीन भाग में प्रकाशित हुई थी निराला की साहित्य साधना। सबसे महत्वपूर्ण नाम अगर आता है यहाँ पर, तो आइए, विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। विष्णु प्रभाकर ने लिखी है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। विष्णु प्रभाकर, कई बार नाम पढ़ते हैं इनका हम। विष्णु प्रभाकर की अगर बात की जाए तो इन्होंने लिखी है बहुत महत्वपूर्ण जो जीवनी मानी जाती है, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा 1974। कई बार एग्जाम में इसका प्रश्न आया है, याद रखना दोस्तों। ये बांग्ला साहित्यकार शरतचंद्र की जीवनी पर आधारित है। बांग्ला साहित्यकार, बांग्ला साहित्यकार शरतचंद्र की जीवनी है। शरतचंद्र की जीवनी है, शरतचंद्र की जीवनी है। ये हो गया बात आपके सामने, बांग्ला साहित्यकार शरतचंद्र की जीवनी है, महत्वपूर्ण है, याद रखना, बहुत बार पूछा गया है ये, है ना, बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, याद रखना। अगला है शोभाकांत। शोभाकांत है, ये नागार्जुन की बेटी है शायद, शोभाकांत है। इन्होंने बाबूजी करके लिखी है एक जीवनी 1991 में। 1991 में ये किस पर आधारित है? नागार्जुन की जीवनी है ये, नागार्जुन की जीवनी, बाबूजी करके लिखी है, नागार्जुन की जीवनी। याद रखो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पढ़ेंगे हम, और महत्वपूर्ण की बात करेंगे अगर, हाँ,
आगे देखिए, कमला सांकृत्यायन ने लिखी है, कमला सांकृत्यायन, कमला सांकृत्यायन नाम से दिख रहा है, राहुल सांकृत्यायन के रिश्तेदार ही हैं ये भी। मिलता नहीं ज्यादा, आपको परेशान भी नहीं होना कि बेटी थी कि पत्नी थी, आपको तो बस याद रखना कि हाँ ये रचना इनकी है, कमला सांकृत्यायन। कमला सांकृत्यायन ने राहुल सांकृत्यायन की जीवनी लिखी है और नाम उसको विशेष करके नाम दिया है महामानव महापंडित, महामानव महापंडित, महामानव महापंडित, महामानव महापंडित। बस 10 मिनट की क्लास और आपकी ये रहेगी थ्योरी की। ये 1995 में लिखा है, राहुल जी की जीवनी है, राहुल जी की जीवनी है। ठीक है, ओके भैया। महामानव महापंडित, महामानव महापंडित, एक बार पढ़ लीजिए इसको। मैं टेक्निकल टीम से जो है पानी, ठीक है वैसे यहीं पे होगी हो तो, पर देख लो एक बार फिर भी कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। राहुल सांकृत्यायन की बात हो चुकी है, बहुत सारी बातें हमने यहाँ पर कर ली है। अब बचे कुछ ही, कुछ बहुत कम। वट वृक्ष की छाया में एक लिखी है कुमुद नागर ने, अमृतलाल नागर पर लिखी है, कुमुद नागर, कुमुद नागर अमृतलाल नागर से संबंधित है। कुमुद नागर, वट वृक्ष की छाया में, वट वृक्ष की छाया में, छाया में 2006 में लिखी है ये, अमृतलाल नागर की जीवनी है, अमृतलाल नागर की जीवनी है, नागर की जीवनी है, अमृतलाल नागर की जीवनी है ये, वट वृक्ष की छाया में, वट वृक्ष की छाया में। लगभग हो गए हैं प्रमुख 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 नाम सारे हमने लिख दिए हैं, सब कुछ देख चुके हैं। 2005 में ही एक और लिखी है, गायत्री कमलेश्वर का नाम आपने सुना होगा, गायत्री कमलेश्वर, गायत्री कमलेश्वर नाम है। कमलेश्वर कितने पाकिस्तान के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने लिखा मेरे हमसफर, मेरे हमसफर करके लिखी जीवनी है, मेरे हमसफर 2005 में लिखी है। और ये किसकी जीवनी है, ये कमलेश्वर की जीवनी है। मेरे हमसफर कमलेश्वर की जीवनी है, ऐसे भी याद सकते हैं, कमलेश्वर की जीवनी है, कमलेश्वर की जीवनी है, मेरे हमसफर कमलेश्वर की जीवनी है। याद रखना दोस्तों। मंटो जिंदा है, आलोचक का संदेश भी, बहुत सारे नाम यहाँ पर है। एक महत्वपूर्ण नाम आप तो लिख लीजिए, 1986 में लिखा था। देख, महत्वपूर्ण नाम आपके सामने एक और नाम आ जाता है, वो है राम कमल राय, राम कमल राय, राम कमल राय, राम कमल राय। इन्होंने लिखा है शिखर से सागर तक, बहुत महत्वपूर्ण नाम। शिखर से सागर तक कई बार पूछी जाती है ये, शिखर से सागर तक, शिखर से सागर तक, ये 85-86 में लिखी गई है। शिखर से सागर तक, शिखर से सागर तक जो है याद रखना, शिखर से सागर तक, ये अज्ञे जी की है, 1986 में लिखी है, 1986, 1986 है। और लिखी किसकी है ये, अज्ञे की जीवनी है, अज्ञे की जीवनी है। एक जीवनी मेरे से छूट गई बाय मिस्टेक, मिला तेज से तेज, सुधा चौहान ने लिखी है, अपनी मम्मी पर, अपनी माता जी पर लिखी है। मिला तेज से तेज, वह तेज की सच्ची अधिकारी थी। यहाँ है सुधा चौहान का नाम, सुधा चौहान ने एक जीवनी लिखी है, अपनी माता को समर्पित किया है। मिला तेज से तेज, मिला तेज से तेज, मिला तेज से तेज, ये जीवनी जो है किसकी जीवनी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है,
सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है, बहुत बार पूछी जाती है सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी। अब जीवनी तो आजाद चंद्रशेखर आजाद की भी है, भगत सिंह की भी है, इसके बाद भी बहुत सारी जीवनी लिखी गई है। बहुत सारी जीवनी अगर हम देखें, बहुत सारी जीवनी अगर हम पढ़े तो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो ज्यादा जरूरी थी वो हम बात कर चुके भैया। दिनकर के बारे में है, बहुत है, बहुत है। जगदीश चंद्र माथुर ने भी लिखी है एक, जिन्होंने जीना जाना। ये जिन्होंने जीना जाना किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है। जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर ने भी लिखी है। और इसी के साथ समाप्त करेंगे हम, जिन्होंने जीना जाना, जिन्होंने जीना जाना, जीना जाना। भाई पीडीएफ लेकर आ जाओ जब तक। जिन्होंने जीना जाना, नहीं वो तो कोई जरूरी नहीं है, तो सुरेश इसमें आप देखेंगे कई सारे नाम अभी और बाकी रहते हैं, कई सारे, जैसे नरेश मेहता की जीवनी है। तो ये हमारे वर्ग दो, वर्ग एक को लगभग नेट में भी इससे बाहर नहीं जाता है, इतना हमने पढ़ लिया है ना? बिल्कुल। जिन्होंने जीना जाना याद रखना दोस्तों, ये 1972 में लिखा है। और इसमें किसी एक की जीवनी नहीं है, बल्कि लगभग 8 लोगों की जीवनी इसमें है, तो एक की नहीं है इसमें। हाँ, विश्वनाथ त्रिपाठी की ओमकेश दरवेश, विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखी ओमकेश दरवेश, ये भी लिख लो। विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखी है, त्रिपाठी ने लिखी है। व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी पर लिखी है ये। उनका एक नाम व्योमकेश भी है, ओमकेश दरवेश। हजारी प्रसाद के जीवन पर आधारित है। हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी। चलिए, और भी बहुत सारे नाम, अभी कुछ नाम आपको एग्जाम में भी मिल जाएंगे, सेंटर में भी मिल जाएंगे, तो ये सब जो है आपको देखने को मिलेंगे। आइए एमएमपी लगवा दें भैया। शुभम, हेलो, लगा दो रे भाई, किधर गए? चलिए बढ़े आगे, अब आगे आ जाते हैं हम, और एक बार जीवनी को भी क्या कर देते हैं, रिवाइज कर देते हैं, क्या है आईएमपीस लगा देते हैं, क्या जरूरी है और क्या है यहाँ पर। जीवनी की बात करें, जब लेखक किसी अन्य व्यक्ति के जीवन के संदर्भ में लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने लगाना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात अगर हम करें, आईएमपी गोपाल शर्मा शास्त्री महत्वपूर्ण है, ये सभी जरूरी है। शुभम, आ जाओ यार। अरे नहीं मिली क्या? हाँ, कल के लिए। लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट 2 मिनट केवल में, 2 मिनट 2 मिनट। हाँ लगा, आ जाओ बोले सामने, कोई दिक्कत नहीं। आज कोई आएंगे क्या टाइपिंग के लिए? कोई भी नहीं आएंगे? आंसर आ गए सीधे इसमें तो। हाँ ठीक, ये वाली, ये वाली। ये पीडीएफ देना है अपन को, ये वाली। हाँ, तो दूसरे इस पे खोल दो। खुल गए दोनों, दोनों खुल गए। ये किस पे खुला? मिनिमाइज कर दूंगा इसे। अब कर दूं? ये कौन सा है? अपने वो साइड कहाँ गई यार? इस पे आएगी। चलिए, आईएमपी लगा लीजिए, फिर उसके बाद जो है आगे बात करेंगे और आगे देखेंगे।
है ना, कुछ चीजें के नाम हो रहे, ताज, पद, महिमा, वो नेट का लेवल का अलग है थोड़ा सा, उससे आप मत घबराइए बिल्कुल भी। आइए जीवनी की बात कर लेते हैं हम। ज्यादा जरूरी कौन कौन सी है जो आपको याद रखना है, फिर उसके बाद मैं सीधे आ जाऊंगा आपको याद रखने वाली कौन कौन सी है। तो ये तो ज्यादा जरूरी नहीं, घनश्याम दास बिड़ला की याद रखी जा सकती है यहाँ से। बापू करके जो जीवनी है ये याद रखी जा सकती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखने वाली है। और अकाल पुरुष गांधी है, उसकी हम बात करें तो ये भी महत्वपूर्ण है, आईएमपी हो जाएगा अकाल पुरुष गांधी भी। प्रेमचंद घर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कलम का सिपाही ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ज्यादा जरूरी की बात हम कर रहे हैं अभी, ज्यादा महत्व कलम का मजदूर है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निराला की साहित्य साधना है, बहुत महत्वपूर्ण है। आवारा मसीहा है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाबूजी इतना ज्यादा जरूरी नहीं, महामानव महापंडित ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन जो शुरुआत की ये जो स्लाइड दिख रही है ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। कुमुद नागर, गायत्री कमलेश्वर, सुधा चौहान, मिला तेज से तेज, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आईएमपी है यहाँ पर। और ओम केस दरवेश ये भी लिख सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए आईएमपीज मैंने की यहाँ पर। और अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, समझ गए सब लोग, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ओके, अब आगे आ जाएंगे और अब हम पढ़ेंगे आगे की ओर। आगे जो है अब जीवनी से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों और साथियों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ को जो आज पढ़ा है ये पीडीएफ अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पर, सत्यादि शर्मा क्लासेस की एप्लीकेशन है, ये पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं किए तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, सत्यादि शर्मा क्लासेस की एप्लीकेशन है। और ये थ्योरी क्लासेस रोजाना सुबह 9 बजे चलती है, 9 बजे रोजाना डेली एप्लीकेशन पर ये क्लास चलती है। तो आप वहां पर भी इस क्लास से जुड़ सकते हैं और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप इस क्लास को सत्यादि शर्मा क्लासेस के जो है इंस्टाग्राम पेज पर भी है मेंशन कर सकते हैं, सत्यादि शर्मा क्लासेस इस पर मेंशन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आप साथ में मुझे भी मेंशन कर सकते हैं और इस क्लास को बीएस दांगी, ये दोनों आईडी पे आप क्लास को मेंशन करें, ये इंस्टाग्राम आईडी है और दोनों पर आप मेंशन करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जा सकता है। अब आगे आ जाते हैं हम प्रश्न पर। प्रश्न हम पढ़ें, प्रश्न हम आगे बढ़ें। तो भाई प्रश्न की बात हम कर रहे थे, आइए जीवनी के कुछ प्रश्न देख लेते हैं, कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं। चलो पहला प्रश्न आज का ये रहा। पहला प्रश्न है, आवारा मसीहा यूजीसी नेट में पूछा गया है, यूजीसी नेट में आ चुका है। यूजीसी नेट में अगर हम देखें प्रश्न है तो आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। प्रश्न आपके सामने है, आवारा मसीहा, जल्दी से उत्तर दे दीजिए, फटाफट उत्तर दे देंगे। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है, जल्दी से उत्तर देंगे। यहाँ पर विशेष करके बात की जाए तो ये आवारा मसीहा ये आपकी जीवनी के प्रश्न है। हो गया भैया, कोई दिक्कत नहीं, अब देख लो कोई। ये 1974 में लिखी गई है और ये लिखी है आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर ने इस जीवनी को लिखा है। आवारा मसीहा नाम की जीवनी है और ये जीवनी शरद चंद्र जो कि बांग्ला साहित्यकार हैं इनके बारे में लिखी गई जीवनी है और ये होगा आपके सामने। ओके, ये आवारा मसीहा यूजीसी नेट में पूछी गई, थर्ड पेपर जून 2015 में। मैंने वो प्रश्न शामिल किए जो पहले आ चुके हैं। मनीषी की लोक यात्रा, कुछ जीवनी ऐसी रहेंगी जो हमने नहीं लिखी है या हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन फिर भी ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो मैंने जानबूझ के ऐसे प्रश्न शामिल किए जो यूजीसी नेट में पूछे गए थे, तो आपको उनसे घबराना नहीं है। लगभग लगभग हमने वो प्रश्न शामिल किए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आप में से कितने लोगों को पता है कि मनीषी की लोक यात्रा नामक जीवनी किसने लिखी है या किसके द्वारा लिखी, किसकी जीवनी है? आपके सामने है, प्रेमचंद की, निराला की, शरदचंद की। तो इतना तो पता है भैया कि ये जीवनी जो दिखाई दे रही है आपको प्रेमचंद की तो है ही नहीं, क्योंकि प्रेमचंद की तो पढ़ सके हैं या हमने पढ़ लिया है हमने। लेकिन बात करें यहाँ पर तो क्या होगा यहाँ पर, विशेष करके कविनाथ गोपीराज, निराला की साहित्य किसकी हो सकती है? तो कविनाथ प्रेमचंद की 3 पढ़ी है, निराला की साहित्य साधना पढ़ी है, कविनाथ गोपीराज हरिश्चंद्र की भी पढ़ी है, सब पढ़ी हमने। बचा कौन? कविनाथ गोपीराज। ये किसकी जीवनी है? जो नहीं याद है आपको, कविनाथ गोपीराज,
कविनाथ गोपीराज। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो आपने पढ़ाई नहीं थी, ये कैसे आप बताएंगे हम, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है ना सर। दिक्कत नहीं है भैया, मैंने ये पढ़ाया प्रेमचंद का कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, प्रेमचंद घर में ये पढ़ा दिया, निराला की साहित्य साधना 3 भाग ये पढ़ा दिए, आवारा मसीहा ये पढ़ा दिया। जब 3 डिटेल में पढ़ा चुका हूं तो भाई तीसरा उत्तर हमारा बनेगा ही बनेगा। ये भगवती प्रसाद सिंह ने लिखी भैया, याद रखना दोस्तों, ये भगवती प्रसाद सिंह ने लिखी है। लिखी किसने है? ये जीवनी इनकी जीवनी है, और लिखा किसने है? रचनाकार है भगवती प्रसाद सिंह, रचनाकार है भगवती प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद सिंह। अब इतना बड़ा नाम था नहीं प्रसाद सिंह, लेकिन फिर भी हमने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं और ऐसे प्रश्न हम विचलित कर देते हैं, भटक जाते हैं, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। कोई दिक्कत नहीं, ये 3 पढ़ लिए ना हमने, हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी कौन सी है? गणेश शंकर विद्यार्थी ने, भाई गांधी जी के जीवन में बहुत सारी जीवनी लिखी हुई है, तो हम देखें। अब यहां देखो भैया, अब देखिए, बापू नाम की जीवनी तो मैंने पढ़ाई आपको, घनश्याम दास बिड़ला की है, घनश्याम दास बिड़ला की है, घनश्याम दास बिड़ला की है, बिड़ला की है। अकाल पुरुष गांधी जैनेंद्र ने लिखी है, जैनेंद्र ने लिखी है। ये कर्मवीर गांधी किसकी भैया? कर्मवीर गांधी, हाँ कर्मवीर गांधी किसकी है? अब यहाँ पर श्री गांधी समझ में आया। भाई किसी को पता हो कि कर्मवीर गांधी किसकी है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। ये इसका ध्यान मुझे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गांधी पे इतनी सारी जीवनियां हैं। ये श्री गांधी किसने लिखी है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखी है। किसने लिखी है? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। देखते हैं कितने लोगों को पता है कर्मवीर गांधी, क्योंकि बहुत सारी। गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी, तो गांधी जी पे बहुत सारी जीवनियां लिखी जा चुकी है। किसी का आंसर आया क्या? श्री गांधी, श्री गांधी 1931, ये तो सही आ रहा है। कर्मवीर गांधी, कर्मवीर गांधी किसके द्वारा लिखी गई, इसको चेक कर लेते हैं। कर्मवीर गांधी किसके द्वारा लिखी गई है? कर्मवीर गांधी हालांकि मिला नहीं कहीं पर भी, और किसी का कमेंट भी नहीं आया भैया। हाँ, अरे क्या बात है, गुप्त जी की रचना भैया, ये मैथिलीशरण गुप्त ने लिखी है। लिख लो भैया, ये भी अच्छा मिला है। ये कुछ प्रश्न हमेशा नए नए मिलते रहते हैं। कर्मवीर गांधी मैथिलीशरण गुप्त ने लिखी है। क्या नाम मुकुंदी लाल है? एक मिनट, एक मिनट, कर्मवीर और कर्मवीर गांधी, तो सुधार 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 कर लो, मुकुंदी लाल ज्यादा सही है। एक इरर है यहाँ पर, मुकुंदी लाल भाई। ठीक है, अब करेक्शन कर लिया हमने। तो एक नाम नया मिला था मुकुंदलाल वर्मा का, ये नाम हमने शायद पहले नहीं पढ़ा था, और ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कर्मवीर ये दोनों जगह मिल रहा है, कुछ जगह ये भी मिल रहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा। हमारा आंसर श्री गांधी हो चुका है। अकाल पुरुष गांधी, ये तो मैंने पढ़ाया आपको। अकाल पुरुष गांधी ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है, किसकी जीवनी है, या इस जीवनी की रचनाकार कौन है? तो अकाल पुरुष गांधी 1968 में लिखी है, 1968 में लिखी है। रचनाकार इसके कौन है? जैनेंद्र है, रचनाकार जैनेंद्र है, रचनाकार जैनेंद्र है, जैनेंद्र है। और जैनेंद्र रचनाकार भी हो गए, अकाल पुरुष गांधी। और क्या खास बात इसमें? ये गांधी जी की जीवनी है, गांधी जी की जीवनी है, गांधी जी की जीवनी है। ये कर्मवीर गांधी ने थोड़ा परेशान किया हमें, कोई बात नहीं, याद रखेंगे इसको भी। अगले पर आ जाइए। शिखर से सागर तक है ये, शिखर से सागर तक किसके द्वारा लिखी गई जीवनी है? शिखर से सागर तक हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, यूजीसी नेट 3rd पेपर में आया प्रश्न है ये। शिखर से सागर तक अगर हम इसकी बात करें तो शिखर से सागर तक ये किसने लिखी है? भाई इसकी बात पहले तो 1986 में लिखी है। रचनाकार कौन है? तो रचनाकार जो है ये राम कमल राय है, राम कमल राय है, राम कमल राय है। यूजीसी नेट में आया प्रश्न है ये भी। और किसकी जीवनी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के अज्ञे की जीवनी है। किसकी जीवनी है? अज्ञे की जीवनी है। ठीक है, यूजीसी नेट 3rd पेपर में प्रश्न आए हुए हैं।
उन प्रश्नों के तहत ही हम बात कर रहे हैं, यानी प्रश्न हमारे बन रहे हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही क्रम क्या होगा? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है। यूजीसी नेट पर प्रकाशन वर्ष को बहुत महत्व देता है। यूजीसी नेट जो है विशेष करके प्रकाशन वर्ष को महत्वपूर्ण स्थान पर रखता है और बहुत ज्यादा चीजें वहां पर देखने को मिलती है। तो सबको पता है भैया, प्रेमचंद घर में सबसे पहले लिखी गई थी, अच्छे से पता है। 1944 में लिखी गई प्रेमचंद घर में। 1944 में प्रेमचंद, योमकेश दरवेश सबसे बाद में लिखी गई है। आवारा मसीहा की बात अगर करें, आवारा मसीहा शरदचंद्र की जीवनी है, हम सब ने पढ़ी है। आवारा मसीहा शरदचंद्र पर आधारित थे, बांग्ला साहित्यकार रहे हैं शरदचंद्र, उनके जीवन पर आधारित थे। अब प्रेमचंद घर में सबसे पहले यहाँ दिखाई दे रहे हमें, ध्यान दीजिए यहाँ पे, वट वृक्ष की छाया में 2006 में लिखी गई थी। आवारा मसीहा शरदचंद्र की जीवनी है, सबको अच्छे से पता है। ओमकेश दरवेश सबसे लास्ट में लिखी गई है। हाँ, और तो कोई डाउट नहीं इसमें। हाँ, 1944 में है, आवारा मसीहा 1974 में है। अब एक इसका सन क्या है, ओमकेश दरवेश, ये ओमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर लिखी गई है, विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखी है। डी उत्तर होगा इसका, लास्ट का सन नंबर नहीं पता है इसका। ओमकेश दरवेश का, ओमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखी है। बहुत सारी रचनाएं लिखते भैया, कितने ज्यादा है ओमकेश दरवेश। क्या हुआ इसमें, देखो ना, 2-3 बार प्रकाशन हुआ इसका। 1911, 2010-11 में मिलता है इसमें। मैं 10-11 दोनों लिख देता हूँ, डाउट वाला था ये। 10-11 में प्रकाशन हुआ है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यूजीसी नेट का थर्ड पेपर के अकॉर्डिंग, प्रेमचंद घर में प्रेमचंद की जीवनी, आवारा मसीहा शरदचंद्र की जीवनी, वटवृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर की जीवनी, और ओमकेश दरवेश ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी। अगला प्रश्न पहुंचे, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। वर्ग 2 हो या ऑल सब्जेक्ट हो या किसी भी वर्ग की आप तैयारी कर रहे हो, इनसे संबंधित सारे के सारे विशेष करके जो आप देखेंगे, ओमकेश दरवेश 2001 बता रहे हैं इसमें। पब्लिकेशन रीपब्लिकेशन इसका हुआ है, तो एक बार ध्यान दे देना थोड़ा सा इसका भाई। 2010-11 में पब्लिश्ड हुआ है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। इसमें मैंने 2-3 चीजें लिख दी यहाँ पर। भैया वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी वर्ग से आप जुड़े हुए हैं, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो 8 अप्रैल से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रही है, इसमें आप जरूर जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, मिला तेज से तेज वहां तेज की सच्ची अधिकारी थी। मैंने आपको बताया था, ये जो है लिखने वाली है सुधा चौहान, सुधा चौहान है, सुधा चौहान ने लिखा है, सुधा चौहान ने लिखा है। और ये किसकी जीवनी है? ये उनकी बेटी है सुभद्रा कुमारी चौहान की, सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। तो ये है जीवनी है, सबको पता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजीसी नेट में पूछे प्रश्न है, सारे नेट के प्रश्न है ये, सोचने वाली बात है। सोचो कितना लेवल हम बढ़ा के चल रहे हैं, नेट के प्रश्न कर रहे हैं हम, नेट के प्रश्न। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र लिखा है हमने, आप आज ही लिखा है ये। किसने लिखा है? श्रीधर पाठक ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने, सबको पता है भैया। 1904 में लिखा है ये, राधा कृष्ण दास ने लिखा है, राधा कृष्ण दास ने सन 1904 में लिखा है। और इनके बारे में शुक्ल जी ने लिखा है, पढ़ चुके हम, आज ही पढ़ा है, अभी पढ़ा है, थोड़ी देर पहले पढ़ा है। और इतिहास गढ़ने की ओर हम पढ़ रहे हैं, क्या संडे के दिन में लगे हुए हैं हम। आगे बढ़े। गांधी जी की जीवनी, महात्मा गांधी के लेखक कौन है? भाई गांधी जी के जीवन पे इतनी सारी जीवनी है, कम से कम 50 मिल जाएंगी जीवनियां टोटल इनके जीवन पर। तो याद रखो, गांधी जी की जीवनी जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और गांधी जी के बारे में जो प्रमुख प्रमुख जीवनी पर फोकस करेंगे। ये यूपी पीजीटी में पूछा गया भैया, यूपी पीजीटी में पूछा गया कि महात्मा गांधी इस नाम से लिखने के लिए कौन जाने जाते हैं? अकाल पुरुष गांधी है, बापू है, महात्मा गांधी है, श्री गांधी है, कर्मवीर गांधी है, और एक आ गया महात्मा गांधी, ये रामचंद्र वर्मा है, रामचंद्र वर्मा। तो हमारे सामने एक और नाम आ गया भैया आज। तो देखो, सबसे पहले बापू घनश्याम दास बिड़ला ने लिखी, ठीक है। हमने बात की विशेष करके श्री गांधी, गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखी,
श्री गांधी गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखी। अकाल पुरुष गांधी, अकाल पुरुष गांधी ये किसने लिखी है? जैनेंद्र ने लिखी है। अकाल पुरुष गांधी जैनेंद्र ने लिखी है। श्री गांधी के बाद महात्मा गांधी रामचंद्र वर्मा ने लिखी है। महात्मा गांधी रामचंद्र वर्मा ने लिखी है। कर्मवीर गांधी मुकुंदलाल वर्मा ने लिखी है। कर्मवीर गांधी मुकुंदलाल वर्मा ने लिखी है। यानी गांधी जी की जीवनी मैंने आपको उसमें नहीं पढ़ाई हो अगर तो यहां देख लेना। बापू घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला इनने लिखी है। श्री गांधी गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखी है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखी है। गणेश शंकर विद्यार्थी ये जैनेंद्र ने लिखी है। जैनेंद्र ने लिखी है। महात्मा गांधी रामचंद्र वर्मा ने लिखी है। रामचंद्र वर्मा ने लिखी है। और आ गया कर्मवीर गांधी मुकुंदलाल वर्मा ने लिखी है। मुकुंदलाल वर्मा ने लिखी है। तो ये आपके सामने 5 जीवनी हो गई गांधी जी की। 5 जीवनी आपके सामने लिखी है। यूपी पीजीटी में है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया। फास्ट मैंने जरूर लिखा, राइटिंग समझ में फिर भी आ जाएगी, इतना तो लिख दिया है। अगला प्रश्न है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही नाम की जीवनी किसके ऊपर लिखी गई है? सबको पता है भैया, 1962 में है। 1962 में लिखी है। अमृत राय, अमृत राय ने लिखी है। अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र हैं ये, और अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखी है। ये प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। कोई और हो तो उनको अरविंद जी इनकी तो जीवनी मतलब मुझे भी पूरा मतलब 50 से ज्यादा जीवनी मिल जाएगी गांधी जी की, अलग अलग भाषा में भी है, तो संभव नहीं है पूरी की पूरी इनकी। तो 5 तो मैं जो आया था एग्जाम में वो बता दी हमने। और पूछा क्या था, रुको रुको मेरे से बड़ी मिस्टेक भारी हो गई। प्रश्न पूछा था कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? तो लेखक अमृत राय है। और अगर प्रश्न आता कि कृति किसकी जीवनी है तो प्रेमचंद की जीवनी है, याद रखना। और लेखक कौन है? अमृत राय है। बड़ी भारी मिस्टेक। देखो हम बोलते ना बहुत बार कि यार मुझे तो सब पता था, सही था, लेकिन फिर भी गलत हो गया। लेखक पूछा है और मैंने गलती कर दी यहाँ पर। मैंने क्या सोचा, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की है। पूछा क्या था? लेखक पूछा था, और मैंने क्या कर दिया, किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की जीवनी है। 10वीं का सी हो जाएगा यहाँ पर। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन माने जाएंगे? तो याद रखो दोस्तों, मुक्तिबोध की आत्मकथा विष्णुचंद शर्मा, विष्णु प्रभाकर। मुक्तिबोध, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक जो है याद रखने वाले विष्णुचंद शर्मा। एक ये प्रश्न पीजीटी में पूछा गया है, विष्णुचंद शर्मा नाम याद रखना। कुछ प्रश्न होंगे ऐसे, ज्यादा जरूरी नहीं था, लेकिन ये यूपी पीजीटी में पूछा गया है। विष्णुचंद शर्मा मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं। विष्णुचंद शर्मा, ये जीवनी है एक तरह से। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? कौन सा लेखक जो है वो जीवनी लेखक नहीं माना जाएगा? कौन सा लेखक जो है जीवनी लेखक नहीं है? रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना लिखी, स्पष्ट है, लिखी है। अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखी, प्रेमचंद की लिखी है। विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा लिखी है, लिखी है। अग्गी ने नहीं लिखी है। और याद रखना बहुत बार तो क्या करते दोस्तों पता है, शेखर एक जीवनी, इसका सोच के बच्चे क्या सोचते हैं कि ये अग्गी की जीवनी होगी। भाई गलती करते हैं वो। शेखर एक जीवनी ये उपन्यास है, ये उपन्यास है दोस्तों, है ना। ये किसका उपन्यास है? ये अग्गे का उपन्यास है। बहुत बार तो बच्चे इसको जीवनी मान लेते हैं कि जीवनी है सर ये। अरे जीवनी नहीं, उपन्यास है। शेखर एक जीवनी, जीवनी नहीं एक उपन्यास है। महिला जयवर्धने महिला नहीं, वो पुरुष है, याद रखना दोस्तों। अग्गे जी। अगला प्रश्न पढ़े उससे पहले, महिला सुपरवाइजर की आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी क्लासेस चल रही है इसकी। आप ऑनलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं सत्यादि शर्मा क्लासेस के माध्यम से। ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर अपने तैयारी को मुकाम और अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से हम बात करें अगर तो हम देख सकते हैं। और सत्यादि शर्मा क्लासेस में आप जानते ही है, विश्वसनीय शिक्षक है, अनुभवी है, और इनके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। आपका एग्जाम पार में भी मेरठ है क्या? अजय की डायरी वो भी उपन्यास है, बिल्कुल सही बात है। इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है।
आवारा मसीहा शरत चंद्र की जीवनी है। कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है। शिखर से सागर तक अज्ञे की जीवनी है। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। अन्या से अनन्या ये आत्मकथा है। ये क्या है? पढ़ा है हमने, सब पढ़ा है। ये आत्मकथा है, ये प्रभा खेतान की है। देखना भाई ध्यान से ना, बहुत सारी रचना में कभी कभी हो जाता है। प्रभा खेतान ही मुझे नाम याद आ रहा है, ये प्रभा खेतान ने लिखी है। अन्या से अनन्या पढ़ा है हमने, ये सी प्रभा खेतान की है। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का विषय बनाकर कोई अन्य व्यक्ति लिखता है, उसे क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति के जीवन पर कोई और लिखे, कोई और हो, तो उसे क्या कहेंगे? कोई और लिखे, भाई खुद के बारे में लिखूं अगर तो आत्मकथा है। रेखा चित्र संस्मरण तो अलग ही विधा है, अगले संडे को हो सके तो मैं रेखा चित्र और संस्मरण ही पढ़ाऊंगा आपको। यानी जीवनी है, 100% यूजीसी नेट में पूछा गया भैया प्रश्न ये। निम्न में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है भैया? एक और प्रश्न आपके सामने आया है, कौन सी रचना जीवनी नहीं है? तो कलम का मजदूर जीवनी है प्रेमचंद की, कलम का सिपाही जीवनी है प्रेमचंद घर में, तीनों ही प्रेमचंद की जीवनी है। मेरी पत्नी और भेड़िया, याद रखो दोस्तों, मेरी पत्नी और भेड़िया, मैंने कहा था ना कि एमसीक्यू में आएगी रचना, ये यूजीसी नेट में पूछे गई है। अगर किसी को लग रहा है कि ये प्रश्न बनेंगे कैसे, तो देखो यहां देख लेना एक नजर, सारे प्रश्न यूजीसी नेट और यूपी टीजीटी पीजीटी के हैं, वो बन रहे हैं आपसे। कितनी अच्छी बात है कि सारे प्रश्न बन रहे हैं अब आपसे। मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 में लिखा है डॉक्टर धर्मवीर। धर्मवीर भारती ने नहीं लिखा भैया, है ना, डॉक्टर धर्मवीर ने लिखी है। और ये आत्मकथा है, सन 2009 में लिखी गई है। इसे हम क्या मानेंगे? ये एक आत्मकथा है। कितने हैं सर? बहुत भूख लग रही है, मैं भी सुबह से आया हूं, मैंने तो अभी नाश्ता भी नहीं किया, आप मानिए, फिर भी मैं तो लगा हुआ आपके लिए ही। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है? तो कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखी है, प्रेमचंद को कहा गया है, प्रेमचंद है। और लेखक कौन इसके? अमृत राय को ने लिखी है, अमृत राय ने लिखा है, अमृत राय ने लिखा है, अमृत राय ने लिखा है। तो यहां जो हो जाएगा, कलम का सिपाही और प्रेमचंद को कहा गया है। सब प्रश्न बन रहे, झारखंड पीजीटी का क्वेश्चन है, देखो आप, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के कुछ भी मैं पूछ रहा हूं, सारे प्रश्न आए हुए हैं, सारे ही प्रश्न हैं। अगले प्रश्न पर आ जाइए। निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? निराला की साहित्य साधना 1969 में लिखी, विशेष करके ये भी 3 भाग में प्रकाशित है। 3 भाग है, 2 भाग है, हाँ ठीक है। अब यहां देखिए, निराला की साहित्य साधना ये रामविलास शर्मा ने लिखा भैया, बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार बात करता हूं इसकी मैं। जब भी रामविलास शर्मा की बात करता हूं तो मैं इसकी बात जरूर करता हूं। 1969 याद रखना, निराला की साहित्य साधना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न, आवारा मसीहा, हर बार ये प्रश्न ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। यूजीसी नेट 3rd पेपर में पूछा गया प्रश्न, आवारा मसीहा ये लिखा है, किसने लिखा है? अच्छा, प्रश्न पूछा किसके जीवन पर आधारित है? तो बांग्ला साहित्य का शरत चंद्र पर जीवन पर आधारित है। और लेखक कौन इसके? लेखक है विष्णु प्रभाकर, लेखक है विष्णु प्रभाकर। एक बार व्योमकेश दरवेश का सन चेक कर लेना, है ना, उसमें मुझे थोड़ी डाउट लग रही थी क्योंकि 2-3 बार प्रकाशित हो गया, दिक्कत यह है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। और पात्रता परीक्षा की तैयारी करना हो, वर्ग 3 की बात करना हो या वर्ग 2 की बात करना हो या वर्ग 1 की बात करना हो, तो आप सारी तैयारियों को नया मुकाम और अंजाम दे सकते हैं। और इस पे विशेष करके हम बात करें तो याद रखना दोस्तों, अपने तैयारी को अच्छे से करना है, अच्छे से आगे बढ़ाना है, थोड़ी मेहनत की जरूरत रहेगी। तो वर्ग 2 और वर्ग 1 की तैयारी करना हो या वर्ग 3 की तैयारी करना हो तो सत्यादि शर्मा क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लग रही होगी। जल्दी से आप लाइक कर सकते हैं और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मेंशन जरूर कर सकते हैं आप, इंस्टाग्राम पर संडे की क्लासेस चल रही है और यहाँ पर है
इस क्लास का समापन। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा, सब समझ में आया होगा और एंजॉय किया होगा आपने संडे के दिन। यानी 2 विधाएं समाप्त कर चुके हैं आज हम। उम्मीद करता हूँ इस क्लास को आप सभी को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और अपने साथियों तक तो आते ही। वर्ग 2 में इससे कठिन क्वेश्चन बन ही नहीं सकते क्योंकि हमने सारे कठिन पूछे हैं। यूजीसी नेट का लेवल है और वो क्लास हम दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आई क्लास, और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। फिर धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।